अच्छा, देखिए रिफ्यूलर स्टार्ट करते हैं। इसमें 66 पॉइंट नंबर है, पेज नंबर 45। एएसओ टाइटर टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस। तो ये आपके पास जो एएसओ टाइटर होता है, ये बेसिकली आप यूज़ करते हो रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए। अब रूमेटिक फीवर कौन कॉज़ कराता है? कौन-सा ऑर्गेनिज़्म है जो कि आपके पास रूमेटिक फीवर कॉज़ कराता है? तो वो ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक है जो कि आपके पास कॉज़ कराता है स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जाता है कि रूमेटिक फीवर जो है ये मल्टी सिस्टमिक जो है वो डिसीज होती है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। एंड 1 to 4 weeks आफ्टर एन एपिसोड ऑफ द फ्रेंजाइटिस इट इज कास्ड बाय अ बीटा ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो काज करा रहा होता है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है इसमें कि मोस्ट ऑफन जो अफेक्टिंग चिल्ड्रंस होते हैं, एज कौन सी रिलेट करती है? तो वो 5 to 15 years ऑफ द एज होती है। एंड इट इज टाइप 2 hypersensitivity reaction in which antibody develops against the M proteins of the streptococci cross the react with the cardiac enzyme, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है टाइप 2, उसमें एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन होता है, ठीक है? तो जो आपके पास एंटीबॉडीज हैं ये डेवलप कर जाती हैं एम प्रोटीन्स के अगेंस्ट, तो उसकी वजह से ये आपके पास जो है वो काज कराता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेक्स्ट आपके पास एशकॉफ बॉडीज पूछी हुई है। एशकॉफ बॉडीज जो है ये आपको रूमेटिक फीवर के अंदर मिलती हैं। और एशकॉफ बॉडीज होती क्या है? पैथोगोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक लीशंस होती हैं जो कि रूमेटिक फीवर के अंदर, ठीक है? कंपोज्ड ऑफ द मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल जो है एशकॉफ सेल्स होते हैं जो कि साउंड करते हैं मैक्रोफेजेस को, और फिर ये एशकॉफ जो है वो आपके पास बॉडीज बना रहे होते हैं टी लिम्फोसाइट्स के साथ मिलके, ठीक है? ये आपने याद रखना है। देन आपके पास आ जाता है कि रूमेटिक फीवर को डायग्नोस कैसे करना है। इसका एक क्राइटेरिया है जो कि इसमें आता है। तो उसमें जोन्स क्राइटेरिया आता है, ठीक है? इसमें आपके पास तो इसमें एक मेजर क्राइटेरिया होता है, एक माइनर क्राइटेरिया होता है, ठीक है? अब जो आपके पास मेजर क्राइटेरिया है, अगर ये आपके पास 2 होंगे, तो ये आप इसको डायग्नोस कर लेते हो कि ये एक तो आपके पास जो है वो रूमेटिक फीवर है। अगर आपके पास 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरियाज़ होंगे, तो आप उसको डायग्नोस कर दोगे कि ये रूमेटिक फीवर है, ठीक है? तो आपने इस तरह से इसको याद करना है कि इसका जो निमोनिक है, वो क्या है कि जोन्स कैफे पॉल निमोनिक है इसका। अब जोन्स कैफे पॉल क्या है? तो मेजर क्राइटेरिया के अंदर आपके पास जोन्स आता है जिसमें जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ओ मतलब ओ लाइक हार्ट जो मायोकार्डिटिस है वो इसमें डिजीज रन करेगी, मतलब इन्फ्लेमेशन करा देता है। उसके अलावा फिर आपके पास नोड्यूल्स बनते हैं और सबक्यूटेनियस नोड्यूल होते हैं। एरिथमिया मार्जिटेटिव बनेगा इसके अंदर। उसके अलावा शिंडे-हाम कोरिया होगा, ठीक है? जो कोरिया इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है? तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। अब माइनर क्राइटेरिया में इसका कैफे पाल निमोनिक आता है। तो कैफे पाल में क्या है कि सीआरपी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है? उसके अलावा आर्थ्रैल्जिया मिलेगा आपको, फीवर, एलिवेटेड एएसआर मिलेगी, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल मिलेगा, और इसमें आपके पास रूमेटिज्म मिलेगा। दूसरा आपके पास ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, ठीक है? ये चीज़ें आपने याद रखनी है इसके बारे में। अब देखिए आपके पास डायग्नोसिस मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपके पास डायग्नोसिस में आप थ्रॉट कल्चर भी कराते हो इसमें, थ्रॉट स्वैब करा रहे होते हैं, और इसमें एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ टाइटर जो है ये आपके पास एलिवेटेड मिलेगा। अब 2 मेजर क्राइटेरियाज़ हों तब आप इसको डायग्नोस कर देते हो कि रूमेटिक फीवर है, या फिर आपके पास 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया हो तो आप उसको बोलते हो कि इसको रूमेटिक फीवर है, ठीक है? अब ट्रीटमेंट कैसे करना है इसका? ट्रीटमेंट आप इसमें प्रोफाइलेक्टिकली या फिर ट्रीटमेंट के तौर पे आप इसमें पेनिसिलिन देते हो, ठीक है? तो आपने पेनिसिलिन को याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास कुछ एमसीक्यू सेम है इसी से रिलेटेड। इसमें देखिए आपके पास पूछा हुआ कि एएसओ टाइटर इज़ यूज़फुल इन द रूमेटिक फीवर एंड टिपिकल पिक्चर ऑफ द रूमेटिक हार्ट डिसीज़ वाज़ गिवन इन दिस सिनेरियो एंड मैकेनिज्म ऑफ द इम्यून डिपोजिशन वाज़ आस्क्ड। तो ये आपके पास एंटीबॉडी जो है वो अगेंस्ट टिश्यू जो एम प्रोटीन्स थी उनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ डेवलप करते हैं। तो ये बेसिकली आपसे पूछा हुआ है। फिर आपसे पूछा गया कि पेशेंट विद रूमेटिक प्लस एंडोकार्डिटिस लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्टिकली टू प्रिवेंट द रिकरेंस दैट इज़ द बेंजाथीन पेनिसिलिन आप इसमें देते हो जो कि इसको रिकरेंस से जो है वो बार-बार होने से भी बचाएगा, प्रिवेंट करके रखेगा। प्रोफाइलेक्टिकली भी आप इसमें देते हो। दूसरा पेनिसिलिन आप इसके ट्रीटमेंट के तौर पे भी इसको देते हो। फिर आपसे पूछा हुआ है कि 10 इयर्स ओल्ड गर्ल विद द एक्यूट रूमेटिक फीवर डाइड बिकॉज़ ऑफ द मायोकार्डिटिस। तो जब मायोकार्डिटिस होगा उसको तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फिर आपसे पूछा गया कि मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ द डेथ इन द रूमेटिक फीवर दैट इज़ द मायोकार्डिटिस एंड
नेक्स्ट क्वेश्चन्स आपके पास इसमें जो पॉइंट्स आते हैं, तो इसमें देखिए आपके पास है कि इन आईवी ड्रग अब्यूजर्स व्हिच ऑर्गेनिज्म कॉजेस द इन्फेक्शन, ठीक है? तो ये कौन-सा ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्वॉल्व होगा और आईवी ड्रग अब्यूजर्स के अंदर ये कॉज़ कराता है। तो बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस वैसे कॉज़ कराता है और स्टेफ ऑरियस है जो कि इसमें ऑर्गेनिज्म कॉज़ करा रहा होता है। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास जो स्टेफ ऑरियस है और क्या करता है, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी कॉज़ कराता है, ठीक है? अब एक और निमोनिया है जो कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, तो वो आपके पास स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो कॉज़ कराता है। व्हाइल अगर आपसे पूछा जाता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड कौन कराता है, तो वो स्टेफ ऑरियस आपने याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे लाइक जो एब्डोमिनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं और कोई बाहिर मतलब जैसे अ, रेस्टोरेंट वगैरह ऐसे हैं जो कि अनहाइजीनिक है और मतलब हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं करते, तो उधर जो आपके पास बेसिकली इन्फेक्शन कॉज़ कराएगा तो वो भी स्टेफ ऑरियस कॉज़ करा रहा होता है, ठीक है? तो आप ये याद रखना है आपने उससे रिलेटेड। पेज नंबर आप लोगों का जो है ये 46 पेज नंबर से स्टार्ट करें। अच्छा, अब देखो आपके पास एक्यूट एंडोकार्डिटिस की हम बात करते हैं। अच्छा, एक्यूट एंडोकार्डिटिस के अंदर अब टाइप्स आ जाती हैं। इसमें ना 3-4 तरीके की टाइप्स आपसे पूछी जाती हैं। एक एक्यूट एंडोकार्डिटिस पूछा जाता है, दूसरा सब एक्यूट होती है, तीसरा आपके पास नॉन बैक्टीरियल होती है या फिर थ्रोम्बोटिक आप उसको बोलते हो। फिर आपसे पूछा जाता है लिमन-सेक एंडोकार्डिटिस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है? तो एक्यूट एंडोकार्डिटिस क्या होता है कि इसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो मोस्टली केसेस को इन्वॉल्व करता है और ये आपके पास ट्राइकस्पिड वाल्व को जो है वो इन्वॉल्व कर रहा होता है, ठीक है? तो इसमें आपने याद रखना है डोंट ट्राई ड्रग्स निमोनिक। डोंट ट्राई निमोनिक आपके पास क्यों आया कि डोंट ट्राई में आपके पास ट्राइकस्पिड आ जाता है, वेल्फ आ गया और ड्रग्स में आईवी ड्रग अब्यूजर के तौर पे जो आपके पास इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो वो बेसिकली ट्राइकस्पिड वेल्व इन्वॉल्व होता है इसके अंदर और स्टेफ आरियस है जो कि इनको कास्ट कराएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली आपने इससे रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि सब acute bacterial endocarditis that is the caused by the Streptococcus viridans मोस्टली 50% ऑफ द केसेस में जो आपके पास इन्वॉल्व होता है वो Streptococcus viridin होता है. This type of the endocarditis tends to occurs in the patient with the congenital heart diseases and pre-existing valvular heart disease या फिर rheumatic origin जो आपके पास होती है डिजीजेस उसमें आपके पास जो ये काज कराता है Streptococcus viridin काज करा रहा होता है या पोस्ट डेंटल जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें भी आपके पास Streptococcus viridin जो है वो इन्वॉल्व होता है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि नॉन बैक्टीरियल या मेरेंट्रिक या फिर थ्रोम्बोटिक आप इसको एंडोकार्डिटिस बोलते हो, तो ये इसमें चांसेस होते हैं 2% सेकेंडरी टू द मैलिग्नेंसी होते हैं। दूसरा आपके पास हाइपर कोगुबल स्टेट मिलेगी इसमें और ल्यूपस मिलेगा, तो ये एसएलई वगैरह जो आपके पास कॉज़ करा रहे थे, वो भी आपके पास इसके अंदर आएगी, ठीक है? फिर आपसे पूछा जाता है कि लिमन-सेक एंडोकार्डिटिस मोस्टली सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं, एसएलई और इन एलएससी इन एसएलई आपने ये निमोनिक इसका याद करना है, ठीक है? इससे रिलेटेड। इसका उल्टा आपने पढ़ना है। जो आपके पास एसएलई है, उसको उल्टा आपने पढ़ना है, तो उससे आपको ये याद हो जाएगा, ये लिमन सेक के अंदर कौन-सा आपके पास इन्वॉल्व होगी कंडीशन, तो वो एसएलई इन्वॉल्व होती है, ठीक है? अब देखिए आपके पास नेक्स्ट पूछा जाता है कि अदर फॉर्म्स कौन-सी होती है, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो बोविस और एपिडर्मिस होती है, जो कि आपके पास ये काज़ कराती है। तो बोविस जो है वो बेसिकली कोलान को जो है वो इन्वॉल्व करती है, कोलान कैंसर कराती है और जो एपिडर्मिस है, ये प्रोस्थेटिक वाल्व जो है वो इन्फेक्शंस वगैरह काज़ करा रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो इसमें आपके पास है कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद द ओपीडी। ओपीडी के अंदर प्रेजेंट किया है विद द कंप्लेंट ऑफ द फीवर फॉर द लास्ट 7 डेज एंड एग्जामिनेशन देयर आर द स्किन स्पॉट्स एंड नेल बेड हेमरेजेस on both hand and feet and grade 4 diastolic murmurs. Past history is unremarkable. Patient is most likely suffering from. अब देखो इसमें आपके पास क्या-क्या उसने हिस्ट्री दी है। एक तो वो कहता है कि स्किन पे जो है उसके स्पॉट्स मिलते हैं, नेल बेड हेमरेजेस मिल रहे हैं और डायस्टोलिक मर्मर मिल रहा है आपको और उसकी जो हिस्ट्री है वो कुछ अनरिमार्केबल हिस्ट्री है, ठीक है? और ये फीवर उसको काज़ कर रहा है 7 डेज़ से। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस है जो कि आपके पास रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा था, ये आपने याद रखना है इसमें और ये आपके पास काज़ कराएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो फिर आपके पास यहाँ पे जो है लॉन्ग सिनेरियो ऑफ द पेशेंट विद द पुअर डेंटल हाइजीन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, पेशेंट इज एलर्जिक टू द पेनिसिलिन, प्रोफाइलैक्सिकली मेडिकेशन क्या दोगे आप इसमें, ठीक है? तो इसमें आपके पास जो है आप इसको दोगे वेन्कोमाइसिन या जेंटामाइसिन आप इसमें देते हो, ठीक है? ये आपने याद रखना है इससे रिलेटेड। फिर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे लाइक अ नोन केस ऑफ द रूमेटिक मिटल स्टेनोसिस डेवलप फीवर
पेज नंबर आप लोगों ने भई 46 पेज नंबर से स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या नॉन केस ऑफ द रूमेटिक मिट्रल स्टेनोसिस developed fever, lassitude body aches, and after tooth extraction, a subacute endocarditis is suspected. Most likely organism on the blood culture would be step वेरिडेन है, जो कि आपके पास पोस्ट डेंटल जो है ये टूथ एक्सट्रेक्शन के बाद जो है ये काज कराता है इन्फेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आपके पास पूछा जाता है कि लाइक इन लिम्बन सैक एंडोकार्डिटिस व्हिच वाल्व आर इन्वॉल्व्ड, दैट इज द एओर्टिक एंड द मिट्रल। अब ट्राइकस्पिड था जो कि अक्यूट एंडोकार्डिटिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। जब आपसे लिम्बन सैक से रिलेटेड पूछा जाता है तो उसमें एओर्टिक और मिट्रल होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि मोस्ट कॉमन वेल्व इन्वॉल्व इन द एंडोकार्डिटिस इन द आईवी ड्रग अब्यूजर्स, दैट इज द ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, फिर आपसे पूछा हुआ है कि पेशेंट हैज कंप्लेन ऑफ द जॉइंट पेन ऑन एक्सरे। अच्छा, एक्स-रे पे जो है वो जॉइंट पेन मिलती है एंड आपके पास यहाँ पे हार्ट के ऊपर, और ये चाइल्ड हैज़ अ रिकरेंट अटैक ऑफ द फ्रेंजाइटिस बीटा स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप व्हिच वाल्व इज़ मोस्टली इन्वॉल्व। तो कौन-सा जो है वो वाल्व इसमें इन्वॉल्व होगा, दैट इज़ द मिट्रल वाल्व है जो कि इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कॉमन कॉज ऑफ द नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, दैट इज द टर्मिनल कैंसर पेशेंट होता है। ठीक है, तो नॉन बैक्टीरियल अगर एंडोकार्डिटिस का काज पूछा जाएगा तो वो कैंसर को इन्वॉल्व करता है, जो नॉन टर्मिनल जो टर्मिनल कैंसर होता है पेशेंट, तो उसमें आपके पास ये मिलेगा नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस। नेक्स्ट आपके पास लिम्बन सेक से रिलेटेड आती है तो उसमें आपके पास काज होता है एसएलई। नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस नियोप्लाज्म में मिलेगा, वही आपके पास कैंसर से रिलेटेड पूछ रहा है। देन आपसे पूछा हुआ है कि लॉन्ग सिनेरियो ऑफ अ स्कूल टीचर हु हैज आफ्टर डेथ was diagnosed as a case of the endocarditis and the lymphocytic infiltrations of the cardiac tissues, that is the Coxsackie B virus। तो जो Coxsackie B वायरस है ये आपके पास मायोकार्डिटिस वगैरह काज कराता है। तो ये एक टीचर थी जो कि उसकी डेथ के बाद उसमें जब उसकी ऑटोप्सी की तो पता चला कि इसको जो है वो कोक्सेकी बी वायरस था, जिसने यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कराई हुई थी और कार्डियक टिश्यूज की। तो ये आपके पास जो है इसमें लिम्फोसाइट्स वगैरह उसको बाद में ऑटोप्सी की फाइंडिंग के ऊपर मिले हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, कोक्सेकी बी वायरस है जो कि मायोकार्डिटिस काज कराता है और उसकी डेथ का जो मेन काज है वो मायोकार्डिटिस है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कॉमन कॉज ऑफ द सब अक्यूट एंडोकार्डिटिस, दैट इज द स्टेप वेरिडन एंड ड्रग एडिक्ट आर प्रोन टू। तो ये एंडोकार्डिटिस के प्रोन होते हैं, मतलब उसके एक्सपोजर में होते हैं। ठीक है, ज्यादातर उनको जो ड्रग लेते हैं एडिक्ट होते हैं इनके, तो वो उनको ज्यादातर एंडोकार्डिटिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि पेशेंट विद डैमेज्ड हार्ट वेल्व्स डेवलप्ड। अच्छा, ये ग्रुप में आप लोगों की जो पीडीएफ है वो शेयर हुआ है, काइंडली वहां से देखें आप लोग इसको। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा हुआ है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, तो वो ब्लड कल्चर कराते हैं एंड 20 इयर्स ऑफ द मैन विद द रूमेटिक वल्वुलर हार्ट डिजीज एंड running a low grade fever for the last 2 weeks in addition to the penisystolic murmur. He is found to have splenomegaly and clubbing. The treatment should be commences with injection penicillin and gentamicin। आप इसको देते हो, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर क्वेश्चंस पूछे हमें कि 54 years old man arrives in the dental clinic for the tooth extraction. He has poor dental hygiene and he is advised to the under dental extractions a molar tooth. He has history of the rheumatic fever, heart disease, and prosthetic aortic valves. He is allergic to the penicillin. Which of the following drug of choice for the prophylaxis of the endocarditis in the this patient, that is the vancomycin and gentamicin। अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है, ठीक है, अगर उसको एलर्जी है तो फिर आप उसको पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब नहीं करोगे, आप इसको जो है वो वेंकोमाइसिन और जेंटामाइसिन जो है वो दे दोगे। ठीक है, जो कि एंडोकार्डिटिस वाला पेशेंट आएगा। फिर आपसे पूछा है कि नोन केस ऑफ द रूमेटिक मिट्रल स्टेनोसिस डेवलप फीवर, लेसिट्यूड बॉडी एचेस एंड आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन डॉक्टर सस्पेक्ट ऑफ सब acute bacterial endocarditis. The most likely organisms present in the blood culture would be Streptococcus viridans होते हैं, जो कि आपके पास काज कराता है इसमें। ठीक है, सब acute endocarditis काज कराएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि नॉन थ्रोम्बोटिक बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद दैट इज द टर्मिनल नियोप्लाज्म। तो ये आपके पास जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें मोस्टली नॉन थ्रोम्बोटिक जो है वो बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस होती है। ठीक है, लार्ज फिब्राइल वेजिटेशंस आर प्रेजेंट इन दी इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के अंदर आपको मिलती है एंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ द सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस इज द स्टेप वेरिडिन। देन आपसे पूछा था कि मोस्ट कॉमन कंडीशंस दैट अकर्स इन द आईवी ड्रग अब्यूजर, दैट इज द इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस एंड मोस्ट a patient has the fever malaise
anemic weight loss and several weeks examination, splenomegaly and splinter hemorrhages, which investigation help you diagnosis illness that is the blood culture. तो वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस की ही बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप ब्लड कल्चर कराते हो। देन आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे लाइक पेशेंट हैज़ फीमेल पेशेंट हैज़ valvular heart disease. Such patient are the risk of the developing infective endocarditis, which organism is commonly responsible. That is this the Streptococcus viridans, and a female patient with the known case of the valvular heart disease and now wants to insert IUCD implants. ठीक है? Which bacteria could cause infective endocarditis? That is the Enterococcus faecalis है, ठीक है? अब ये जो IUCD implants के अंदर जो है ना, ये बेसिकली वो इंट्रायूट्राइन जो डिवाइस रखते हैं, तो ये बेसिकली उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, तो उसमें कौन-सा बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस जो है ये कॉज़ करा सकता है। तो वो एंटेरोकोकस फीकलिस है जो कि कॉज़ कराएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन द इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस दैट इज़ द स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस एंड देन आपसे पूछा हुआ कि 50% जो केसेस होते हैं वो स्टेफ ऑरियस ही काज़ कराता है और मोस्ट कॉमन अगर आपसे देखा जाए यहाँ पे तो स्टेप वेरिडिन भी दिया हुआ है, ठीक है? तो स्टेप वेरिडिन से ज़्यादा आपके पास जो है वो स्टेफ ऑरियस काज़ कराता है। ये दोनों ही काज़ करा रहे होते हैं मोस्टली, तो ये आपने याद रखना है इसमें। क्योंकि आपके पास जो मोर्टेलिटी रेट है, वो स्टेफ ऑरिस का 30% है और स्टेप वेरिडेंट का जो है वो 5% है। तो आप देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट जिसका ज़्यादा है, तो मतलब वही आपके पास डिज़ीज़ ज़्यादा करवाएगा, ठीक है? तो आपने उसको याद रखना है कि ये बड़ा हार्मफुल है, तो आप स्टेफ ऑरिस को पहली प्रेफ़रेंस पे रखिएगा, देन स्टेप वेरिडेंट, ठीक है? फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 8 मंथ्स ओल्ड आफ्टर प्रोस्थेटिक वेल्व रिप्लेसमेंट पैथोजेन रिस्पांसिबल फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, ठीक है? ये आपके पास कॉज कराता है। Following prosthetic valve surgery, streptococcal epidermis is most commonly in organism in the first 2 months and usually result of the pre-operative contamination में आपके पास आता है, ठीक है? फिर आपसे पूछा जाता है कि after 2 months, spectrum of the organism which causes the endocarditis return to the normal except with a slight increase in the staph aureus infection, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास यहाँ पे 2 मंथ के बाद वो पूछते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म काज कराएगा स्टेप्टोकोकस ऑरियस के अलावा आपने याद रखना है कि ये काज कराएगा, ठीक है? स्टेपवेरिडिन हो गए, बाकी काज कराएँगे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आपके पास पूछा हुआ है कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद द वल्वुलर डिफेक्ट गॉट हिज valve replaced after 1 month, developed tricuspid murmur, red sclera, and gingival spots. Diagnosis of the infective endocarditis is made. Involve bacteria that is the Streptococcus epidermis है जो कि आपके पास इसमें काज कराता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि 8 मंथ्स आफ्टर प्रोस्थेटिक वेल्व रिप्लेसमेंट पैथोजन रिस्पांसिबल फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस दैट इज द स्टेफ ऑरियस है जो कि आपके पास काज कराता है। एक सेकंड, क्या इशू है भई? पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में शेयर किया हुआ है और एक सेकंड, आप लोगों को कोई और पीडीएफ शेयर कर देते हैं या फिर मैं कर देती हूँ आप लोगों को? आप में से कोई एक पीडीएफ शेयर कर दे दोबारा से डिस्कशन ग्रुप के अंदर ताकि सब लोगों को मिल जाए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, फिर आपके पास यहाँ पे जो 70 यहाँ पे पॉइंट है उसमें पूछा हुआ है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। जो अब इवेंट्स इसमें होते हैं तो उसमें आपके पास सीक्वेंस क्या आती है, ठीक है? तो उसमें से देखिए आपके पास डैमेज वेल्व होगा, थ्रोम्बोसिस होगी, बैक्टीरियमिया होगा, परफोरेशन होगी। तो डीटी, बीपी, निमोनिक है इसका आपने याद रखना है और इसमें सबसे पहले वेल्व डैमेज होते हैं, देन फिर थ्रोम्बस बनता है, उसके बाद बैक्टीरियमिया होता है और देन परफोरेशन होगी, ठीक है? ये आपने याद रखना है। फिर देखिए आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कैन बी बेस्ट डायग्नोस्ड बाय बीएनपी। अब एएनपी और बीएनपी 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज़ होते हैं। एक एट्रिया से रिलीज़ होता है, एक वेंट्रिकल से रिलीज़ होता है। एट्रिया से एएनपी आता है और जो बीएनपी है बी टाइप नाट्रियोटिक पेप्टाइड और एक एएनपी है जो कि आपके पास ए टाइप नाट्रियोटिक पेप्टाइड। तो ये इनका काम क्या होता है कि ये आपके पास नेटयूरेसिस करते हैं, ठीक है? तो सोडियम को बाहर निकालेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ आपके पास यहाँ पे स्केप मैकेनिज़्म के अंदर जो आपके पास फॉलो हो रहा था, ठीक है? वो आपने याद रखना है इसके अंदर।
अब ये बी टाइप जो बीएनपी था, ये बेसिकली आपके पास वेंट्रिकल से रिलीज़ होता है और एएनपी एट्रिया से रिलीज़ होता है। तो जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला जो आपके पास पेशेंट होता है, उसमें आपने डायग्नोज़ जो बनानी होती है, वो बीएनपी के ऊपर आप इसमें बनाते हो, ठीक है? तो ये बेसिकली हार्ट फेलियर जो आपके पास होता है, इसमें अस्थमा की कंडीशंस मोस्टली इन्वॉल्व हो सकती है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ेज़, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये भी आपके पास हो सकते हैं, डिस्निया के साथ, एडीमा के साथ प्रेज़ेंट कर सकता है पेशेंट, हार्ट फेलियर वाला, ठीक है? उसके अलावा फिर क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे जाते हैं? एंजाइम रिलीज्ड इन द हार्ट फेलियर दैट हेल्प इन द डायग्नोसिस दैट इज़ द बीएनपी। Morbidity, obese female died from the heart failure on autopsy. Her heart was 900 grams, normal 400 होता है। अब देखो 900 ये ज्यादा है, डबल अमाउंट में उसका इंक्रीज कर गया हार्ट का साइज। On histology, there were adipose cells intermixed with the cardiac cells. This is example of that is the fatty infiltration. अब जो इसमें फैटी इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो जो जो बेसिकली तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये एडिपोस जो सेल्स थे, उनके अंदर जो ये मतलब फिलिंग होना शुरू हो जाती है। एडिपोस सेल्स जो है वो बेसिकली काम करना छोड़ देते हैं, उसमें जो है वो डेपोज़िशन होना स्टार्ट हो जाती है और फिर जब उसमें फिलिंग हो जाती है कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, तो ये बेसिकली हार्ट का साइज़ जो है यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? तो जब सेल का साइज़ इंक्रीज़ करता है, एक तो आपके पास नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ करता है और एक होता है कि सेल का साइज़ इंक्रीज़ करेगा जिसकी वज़ह से ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये आपके पास सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिसकी वज़ह से ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज़ होगा। तो ये एग्ज़ाम्पल किसकी, ये फैटी इन्फिल्ट्रेशन की एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? और अगर ये आपसे पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यंग मैन विद द हार्ट फेलियर बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन। In pleural depth, what will be see to consider the transudative fluid secondary to the heart failure, that is the 2 to 3% lymphocytes आपको मिलेंगे। अब देखो, एक होता है एक्सुडेटिव फ्लूइड और एक होता है ट्रांसुडेटिव फ्लूइड, दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है? जब हम एक्सुडेटिव फ्लूइड की बात करेंगे तो उसमें हर चीज जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगी, आपने याद रखना है, ठीक है? एक्स्ट्रा होगी हर चीज, सारी चीजें बड़ी हुई मिलेंगी। लाइक उसमें लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होंगे, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो जो ट्रांसिटेटिव फ्लूइड होता है, उसमें आपके पास सेल काउंट कम होता है, उसमें आपके पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो कम होती है, प्रोटीन जो है वो आपके पास कम होती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो 2 टू 3% जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये कम है, तो ये आपके पास ट्रांसुडेटिव फ्लूइड के अंदर आपको मिलते हैं। फिर देखिए, आपसे पूछा हुआ है कि सोडियम रिटेंशन इज़ सीन इन, तो हार्ट फेलियर के अंदर आपके पास सोडियम की जो है वो रिटेंशन होना शुरू हो जाती है। देन आपसे पूछा है कि मैनिटोल गिवन विद द कॉशन इन, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर आप इसमें मेंटोल देते हो, जो कि बड़े ध्यान से देना होता है। देन आपसे पूछा हुआ है कि इन अ पेशेंट विद द हार्ट फेलियर मेंटोल शुड बी गिवन विद द कॉशन एंड बिकॉज़ ऑफ द रिस्क प्रिसिपिटेटिंग पल्मोनरी एडीमा की वजह से आप इसको जो है वो थोड़ा ध्यान से देते हो कि भई अगर पेशेंट को जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला पेशेंट आया है, आप उसको मेंटोल दे रहे हो तो मे बी वो आपके पास एडीमा कॉज़ कर दे, ठीक है? पल्मोनरी एडीमा कॉज़ कर दे, तो आपने बड़े ध्यान से देना है। इतना देना है कि उसको एडीमा ना हो, ठीक है? तो इतना प्रिवेंट करके रखना है उसको। देन आपके पास आ जाता है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड कैप्टोप्रिल वर्क एज़ अ इंक्रीज़ कार्डियक आउटपुट। तो जब आप कैप्टोप्रिल देते हो, तो इसमें आपके पास यहाँ पे जो है ये कार्डियक आउटपुट को जो है वो इंक्रीज़ करती है। दूसरा, कैप्टोप्रिल का एक साइड इफेक्ट है, ये आप एस्थमेटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें ये जो कफ है, ये बेसिकली कॉज़ कराता है। तो कफ वाले जो आपके पास अस्थमा वाला पेशेंट होता है, उसको आपने कैप्टोप्रिल नहीं देनी। अगर आप दे दोगे तो वो खाँस-खाँस के ही मर जाएगा। आप बेशक उसको प्रिवेंशन के तौर पे दे दो, बट फिर भी वो आपके पास जो है वो उसको कफ साइड इफेक्ट है इसका, तो उसको जो है ये सूट नहीं करेगी, ठीक है? दूसरा, हाइपरकैलेमिया कॉज़ कराती है। अगर मेटाबॉलिक का इसका साइड इफेक्ट पूछा जाए कैप्टोप्रिल का, तो वो मेटाबॉलिक जो है वो आपके पास कॉज़ कराएगी, ठीक है? तो ये आपने याद रखनी है। दूसरा देखिए, मैकेनिज्म ऑफ द एडिमा इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये आपके पास हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है हार्ट के अंदर। अब जहाँ का एडिमा होता है ना, तो ये डिफरेंट होता है, जैसे ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो है वो एडिमा होता है। दूसरा, सोडियम और वाटर की रिटेंशन होने की वजह से एडिमा कॉज कराता है, ठीक है? जो हार्ट के अंदर एडिमा होता है वो बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने की वजह से कॉज कराता है। तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में। फिर एल्ब्यूमिन लॉस हो जाती है, हाइपोअल्बुमिनिया की वजह से भी एडिमा होता है। तो ये आपने याद रखने हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, बट जो हार्ट के अंदर होगा तो वो बेसिकली कैपिलरी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा कॉज करेगा।
नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि सिंगल बेस्ट ड्रग फॉर द माइल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दैट इज द एस इनहिबिटर्स आप इसमें देते हो एंड 65 years old patient AST and ALT traced pitting edema grade 2 bilaterally एंड रेज जेवीपी डायग्नोसिस क्या होगी? तो ये आपके पास हार्ट फेलियर इसमें डायग्नोसिस होगी। ठीक है, जेवीपी रेज्ड है जिसकी वजह से आप इसको पिक करोगे। फिर देखिए आपके पास है कि हार्ट फेलियर जेवीपी रेज्ड पायलेटल बेजल क्रेप्ट्स आपको मिलेंगे, यूरिया 90 मिलेगा, क्रेटिनिन 2.0 मिलेगी एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द डायूरेटिक्स कौन सी होगी? तो आप इसमें फ्यूरोसमाइड देते हो, तो आईवी फ्यूरोसमाइड आप इसको दे रहे होते हो। फिर आपसे पूछा जाता है कि पेशेंट विद द हार्ट फेलियर केम्स टू ईआर विद द कंप्लेंट ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ एंड द बेसल क्रेप्ट्स, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट विल बी, तो आप इसमें इंजेक्शन फ्यूरोसमाइड आप इसमें दोगे। Patient with the left ventricular hypertrophy, present to you with the chest pain, mild shortness of the breath, and on examination BP 90/70 and pulse 90. What shall be the given to relieve the pain? That is the nitrates. तो आप इसमें nitrates देते हो जो कि पेन को रिलीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि पेशेंट नोन केस ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड presented with the shortness of the breath and on examination he has basal crept, which one of the following immediate drug of choice, that is the loop diuretics आप इसमें देते हो। फिर आपसे पूछा हुआ कि फीमेल पेशेंट है जो कि फीवर एसओबी के साथ आई है एंड कोलैप्स सडनली कर गई है, तो इसमें ऑटोप्सी के ऊपर आपके पास डायलेटेड हार्ट मिलेगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन आपको मिलेगी, लिम्फोसाइट्स और निक्रोसिस मिल रही है। ठीक है, अब इसमें कास्ट क्या है? तो ये जितना भी इसने जो कुछ भी बताया है, तो ये बेसिकली हार्ट से रिलेटेड है। तो हार्ट में आपके पास एक मायोकार्डिटिस भी कंडीशन कास्ट करा रहा था और दूसरा आप देखो यहाँ पे नेक्रोसिस हो गई है। तो नेक्रोसिस में मतलब उसका जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है? हार्ट ना तो नेक्रोस हो गया, वो एरिया की सप्लाई खत्म हो गई है। तो ये कॉक्सेकी बी वायरस है जो कि आपके पास कास्ट करा रहा है, ठीक है मोस्टली। फिर देखिए पेशेंट विद द एसओबी एंड पिंक फ्लूइड विद नो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इन द एल्वियाली, कास्ट क्या होगा? तो ये आपके पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगी, ठीक है? फिर आपके पास पूछा हुआ है कि 3 इयर्स ओल्ड बेबी inhaled something after which SOB, on examination breath sounds right were normal while left side they were absent and chest x-ray confirmed foreign body lodge in the left lower bronchus. What is your diagnosis? अब इसमें ना दो कंडीशन होती है, एक सीटस सॉलिटस होती है और एक होती है सीटस इनवर्सस। सीटस सॉलिटस होती है जो कि नॉर्मल कंडीशन होती है, जो राइट साइड पे आपकी चीजें होती है वो राइट साइड पे ही होती है, ठीक है? बट जो सीटस इनवर्सस है ये आपके पास इसको आप बोलते हो सीटस इन्वर्सस, दूसरा जो है ये मिरर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है? तो इसमें जो राइट साइड की चीज़ें थी वो लेफ्ट की तरफ मिलेंगी और लेफ्ट वाली राइट साइड के ऊपर मिलेगी, इस तरह से याद रखना है। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जितना भी जो भी आपकी इमेजेस होती हैं वो सारी मिरर इमेजेस आपको मिलती हैं, तो जो मतलब फॉरेन बॉडी होती है उसने राइट साइड के ऊपर लॉन्च करना होता है। अब राइट साइड पे क्यों लॉन्च करना होता है? क्योंकि राइट साइड का जो ब्रोंकस होता है वो वाइडर होता है, वर्टिकल होता है और शॉर्टर होता है, ठीक है? इसीलिए आप वहाँ पे जाता है फॉरेन बॉडी, ठीक है? बट अगर वो लेफ्ट साइड के ऊपर जा रहा है तो मतलब उसकी मिरर इमेज बनी हुई है, ठीक है? तो मतलब वो जो राइट साइड के ऊपर चीज़ें छोटी होनी थी वो लेफ्ट साइड के ऊपर हो गई हैं। तो वो जो लॉन्च होगी फॉरेन बॉडी अब कहाँ जाएगी? लेफ्ट साइड के ऊपर जाएगी। तो उस कंडीशन को आप बोलते हो सीटस इन्वर्सस, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि पेशेंट हिस्ट्री ऑफ द रीसेंट एमआई आफ्टर व्हिच ही डेवलप shortness of the breath on laying and decrease urine output on examination, has pedal edema, distended jugular pressure, basal crepitation, tender liver and shifting dullness, the most likely diagnosis क्या होगी? तो ये आपके पास यहाँ पे congestive cardiac failure होगा, ठीक है? फिर आपसे पूछा हुआ कि पेशेंट विद द 1 year history of the shortness of the breath and present with the cough on examination wheezes and hyperresonant chest and decreased vocal firmness, पीएफटी यहाँ पे आपके पास जो दिया हुआ है ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में बोल रहा है। देन शोज डिक्रीज FeV1 और FVC जो रेशो है वो आपके पास डिक्रीज करेगा लंग इलास्टेसिस। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द न्यूट्रोफिल इलास्टेस? तो ये निकोटीन है जो बेसिकली आपके पास यहाँ पे न्यूट्रोफिल जो इलास्टेस है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है निकोटीन। नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स इन द शॉक एज अ होल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको समझना है, ठीक है? अब इसमें क्या है कि जब भी आपके पास शॉक होता है तो उसमें कौन सा रिस्पॉन्स सबसे जल्दी आएगा, कौन सा उसको ओवरऑल मेंटेन करता है
और कौन-सा इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिस्पॉन्स होता है शॉक के अंदर दैट इज़ द सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? ये वो रिस्पॉन्स है जब आपके पास मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो बिलो 60 चला जाए या 100 से बिलो चला जाए, ठीक है? नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर कितने हैं वो आपके पास 100 होते हैं, बट अगर 100 से बिलो लाइक 80, 80 से बिलो जैसे 60 चला जाए, तो 60 से भी बिलो चला जाए तो सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स जो होता है ये आपके पास एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? अब आपने एक वैल्यू याद नहीं करनी है, आपने नॉर्मल वैल्यू याद करनी है, उसके बाद आपके पास उससे जब भी डिक्रीज़ करेगा तो फिर आपने याद रखना है कि सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? अब देखो व्हाइल मोस्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स मतलब बड़ी जल्दी से इमीडिएट फौरी तौर की बात कर रहा है, ठीक है? तो वो बैरोरिसेप्टर है जो कि बड़ी जल्दी से जब भी बीपी के अंदर कोई भी चेंज आता है व्हाइल आपके पास इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ हो बीपी, तो फौरी तौर पे बैरोरिसेप्टर जो है ये सेंस करते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है? देन आपसे पूछा है कि व्हाइल मोस्ट पोटेंशियल, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनिशियली तो वो सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स है, ये मोस्ट पोटेंट भी है और ये आपके पास मोस्ट रिस्पॉन्स जो आपके पास आता है मोस्टली तो ये आपके पास सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स आ रहा होता है। एज़ अ होल अगर आपसे पूछा जाता है तो वो फिर आपने याद रखना है कि होल जो सिस्टम को इम्पोर्टेंट जो रिस्पॉन्स होता है वो सिम्पैथेटिक जो एड्रिनल रिस्पॉन्स होता है वो बेसिकली आपके पास आता है, ठीक है? अब यहाँ पे ना थोड़ा-सा एक गलती की हुई है, जो कि ऊपर जो आपके पास लाइन दी है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स इन द शॉक एज़ अ होल, तो वहाँ पे आना चाहिए सिंथेटिक एड्रेनल जो है वो रिस्पॉन्स आता है। ये सीरियस इस्केमिक रिस्पॉन्स नहीं होगा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा क्लियर कर लो। मैंने इसीलिए ऊपर क्लियर नहीं किया था क्योंकि नीचे वाली लाइन के साथ मैं क्लियर करवाना था, ठीक है? तो इसको क्लियर कर लेना कि यहाँ पे जो एज़ अ होल सिस्टम को जो करता है वो रास मैकेनिज़्म होता है, जिसको आप बोलते हैं सिम्पैथेटिक एड्रेनल रिस्पॉन्स आप बोलते हो उसको, ठीक है? रास मैकेनिज़्म। तो वो रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम है जो कि एक्टिवेट होता है एज़ अ होल जो है वो उसको सिस्टम को चलाता है, ठीक है? उसको मेंटेन करता है बीपी को। अब आपके पास आ जाता है कि मैक्सिमम फीडबैक टू मेंटेन आर्टेरियल प्रेशर। आर्टेरियल प्रेशर मतलब ये भी बीपी को ही कंट्रोल करेगा, आर्टेरियल प्रेशर को जो कंट्रोल करेगा, तो वो रास मैकेनिज़्म है। और व्हाइल रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनिंग बॉडी इन द शॉक दैट इज़ द एड्रेनो-सिम्पैथेटिक है जो कि रास मैकेनिज़्म इसके अंदर आता है। फिर आपसे पूछा है कि मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ट्रिगर्ड इन द केस ऑफ द एक्यूट ब्लड लॉस। एक्यूट ब्लड लॉस मतलब फौरी तौर पे चेंज आएगा जैसे हाइपोवोलेमिया होगा तो आपके पास बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, हाइपोटेंशन मिलेगी आपको। फिर आपके पास है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ट्रिगर इन दिस सीवियर हेमरेजेस, वही बात कर रहे हैं, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। मोस्ट क्विक मैकेनिज्म वो आपके पास बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है, इमीडिएट या क्विकली आपके पास आता है। देन आपसे पूछा हुआ है कि मोस्ट पोटेंट मैकेनिज्म ट्रिगर्ड एक्टिवेट बिलो 60 बीपी। तो बिलो 60 बात करें ये मीन आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, जो कि 60 से बिलो चला जाएगा तो सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मोस्ट क्रोनिक प्रोलॉन्ग मैकेनिज्म ट्रिगर कौन सा करेगा तो ये आपके पास रास मैकेनिज्म आएगा। इन पॉइंट्स के अंदर कोई भी क्यूरीज है तो आप लोग पूछ लें। क्लियर है ये पॉइंट्स? अच्छा फिर आगे चले हम अब। ओके। अच्छा, अब देखो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स आपसे पूछा जाता है मोस्टली, तो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स पहले तो ये पता होना चाहिए आपके पास ये कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। अब इसमें ना 2 चीज़ें याद रखनी है। कुछ होती हैं कैरोटिड साइनस के ऊपर और कुछ होती हैं एओर्टिक आर्च के ऊपर। ये ना कुछ इसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है? तो जब आपके पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक इन्वॉल्व होता है, ठीक है? वो क्या करता है कि फास्ट न्यूरल मैकेनिज़्म देगा और रिस्पॉन्सिबल होता है मिनट टू मिनट रेगुलेशन ऑफ द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अब जब आपके पास एओर्टिक आर्च की हमने बात की है, वहाँ पे आपके पास जब भी बीपी इंक्रीज़ करेगा, तो वो आपके पास रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है? वो सिर्फ़ इंक्रीज़ बीपी के लिए, नॉट डिक्रीज़ बीपी। सिर्फ़ इंक्रीज़ बीपी जब भी होगा तो एओर्टिक आर्च के रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएँगे। आर्टीरियल प्रेशर जब भी उसके अंदर चेंज आ रहा होगा, तो वो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एक भेजेंगे और ये एओर्टिक नर्व है जो कि आपके पास लेके जाएगी और फिर जो ये वागस नर्व के साथ मिलके एक रिफ्लेक्स देती है ब्रेन की तरफ, वहाँ से फिर ये लेके आएगी और ये आपके पास जो है वो एक मैकेनिज़्म स्टार्ट करा देता है कि भई बीपी इंक्रीज़ कर रहा है तो उसको डिक्रीज़ करो, ठीक है? तो वहाँ पे ये इस तरह से एक रिफ्लेक्स देगी। दूसरी चीज़ देखो कैरोटिड साइनस होता है, कैरोटिड साइनस के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब बीपी इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, कोई भी आर्टीरियल प्रेशर के अंदर चेंज आएगा तो ये कैरोटिड साइनस एक्टिवेट हो जाएगा। इसने दोनों में हिस्सा लेना है, ठीक है?
अब ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? जहाँ पे आपके पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी ने बाइफरकेट करना है, वहाँ पे आपके पास कैरोटिड साइनस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, बैरोरिसेप्टर्स के लिए। तो ये कैरोटिड साइनस बैरोरिसेप्टर्स हैं जो कि इनर्वेट हो जाते हैं और ये जब सिग्नल जाता है इनको, तो ये फिर क्या करते हैं कि एक हेयरिंग नर्व होती है, उसके थ्रू ये आपका अपना जो है वो रिफ्लेक्स भेजते हैं। ग्लॉसोफिंजियल नर्व की जो ये ब्रांच है और ये कैरी करेगी ब्रेन की तरफ सिग्नल कि भाई बीपी के अंदर फलां चेंज आ रहा है, आपने मैकेनिज्म स्टार्ट करना है और जाके जो है वो बीपी को रेगुलेट कर दो। तो इस तरह से ये आएगा, ठीक है? अब होता क्या है जब बीपी डिक्रीज़ करता है, प्रेशर आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, तो जो कैरोटिड साइनस पड़ा हुआ था, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स थे, उनके ऊपर स्ट्रेच पड़ेगा, कम स्ट्रेच होगा। तो स्ट्रेच कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फायरिंग है कैरोटिड साइनस के ऊपर, वो कम हो जाएगी, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगा ग्लॉसोफिंजियल नर्व और हेयरिंग नर्व जो है ये जो सिग्नल लेके जाना था, वो लेके जाएगी कि भई यहाँ पे आपके पास जो है वो कैरी करेगी इन्फॉर्मेशन वाज़ोमोटर सेंटर की तरफ, ब्रेन स्टेम की तरफ जाएगी और फिर जो है ये आपके पास एक्टिवेट करेगी, ठीक है? तो जो मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है, ये 100 होता है नॉर्मली और अगर इससे बिलो चला जाए तो बैरोरिसेप्टर जो है वो फिर अपना एक मैसेज भेजते हैं जो कि वाज़ोमोटर सेंटर को और वो फिर क्या करेगा इंक्रीज़ कराएगा ब्लड प्रेशर को। नॉर्मल अपना मैकेनिज़्म स्टार्ट कराएगा। अब इसमें क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो और एक सिम्पैथेटिक आउटफ्लो होता है, ठीक है? 2 इसकी सप्लाई होती है, ठीक है? तो पैरासिम्पैथेटिक ने क्या करना है और सिम्पैथेटिक ने क्या करना है? पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली आपके पास हार्ट रेट डिक्रीज़ करती है, बीपी डिक्रीज़ करती है, आपने याद रखना है, ठीक है? तो उसको जो है ये इन्हिबिट करेंगे। जो सिम्पैथेटिक थी उसको इंक्रीज़ करेंगे। जब बीपी डिक्रीज़ होता है तो सिम्पैथेटिक को इंक्रीज़ करते हैं, जब बीपी इंक्रीज़ होता है तो पैरासिम्पैथेटिक को इंक्रीज़ करते हैं और सिम्पैथेटिक को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है? तो सिम्पैथेटिक का काम क्या है कि हार्ट रेट इंक्रीज़ करना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करना, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ करना और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करता है। साथ में कंस्ट्रिक्शन जो है वो वेन्स की कराता है, वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, जब वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। फिर इसी के साथ-साथ कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरियोल्स कराता है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है और आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये तीनों तरीके से काम करता है। फिर देखें बैरोरिसेप्टर्स क्या करता है कि डिटेक्ट करता है जब चेंज आता है ब्लड प्रेशर के अंदर। एओर्टिक आर्च जो बैरोरिसेप्टर्स थे वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब इंक्रीज़ करता है बीपी, नॉट डिक्रीज़ आर्टेरियल प्रेशर। कैरोटिड साइनस बैरोरिसेप्टर्स जो होते हैं ये दोनों रिस्पॉन्ड करते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के अंदर और देन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ द बैरोरिसेप्टर्स इन द ब्लड प्रेशर दैट इज़ द इंक्रीज़ आर्टेरियल प्रेशर। बैरोरिसेप्टर का काम क्या था कि वो बीपी को इंक्रीज़ करेगा। Baroreceptor reflex increases which of the following that is the mean arterial pressure उसको increase करता है and short term BP is regulated by that is the baroreceptor. Immediate short term ये आपने याद रखना है कि baroreceptor से related होगा. A woman is taking antithyroid for 1 year on standing from sitting. His BP decreases from the 120 to 180 and 90 to 60. Heart rate जो है वो आपके पास increase मिलेगा 70 to 120 beats per minute and mechanism of the increased heart rate is decreased firing of the baroreceptor reflex होगा ठीक है ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि एन अनकॉन्शियस पेशेंट पेल एंड कोल्ड क्लेमी स्किन एंड ऑन एग्जामिनेशन पल्स इज रैपिड एंड 3D. His mean arterial pressure is 50. Which of the following parameter will decrease in the increase of the BP? तो बैरोसेप्टर की जो फायरिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी. क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि बैरोसेप्टर ने जो है वो क्या करना था आपके पास यहाँ पे जो है ये मेंटेन करना है ठीक है तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे जो बैरोसेप्टर फायरिंग है वो आपके पास यहाँ पे इंक्रीज टू डिक्रीज टू इंक्रीज कर देंगे बीपी को ठीक है बीपी को इंक्रीज करने के लिए बैरोसेप्टर होते हैं. फिर आपसे पूछा था कि मैकेनिज्म ऑफ द इंक्रीज हार्ट रेट that is decreased firing from the baroreceptors and which of the following is a rapid method to lower in the BP that is the baroreceptor reflex. Which of the following is the increased heart rate that is the brain bridge reflex and in orthostatic hypertension reflex tachycardia occurs due to the decreased firing of the baroreceptors में हो गए ठीक है. फिर आपसे पूछा हुआ है कि अ पर्सन विद द डिक्रीज बीपी बायोरेसेप्टर रिफ्लेक्स विल बी तो ये आपके पास इंक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर मिलेगा. व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू मेंटेन द आर्टेरियल प्रेशर दैट इज द baroreceptor reflex. Boy stand from the laying position BP normalized by baroreceptor and about baroreceptor present with the adventitia of the large arteries के अंदर यहाँ पे आपके पास मिलते हैं ठीक है. फिर आपसे पूछा हुआ है कि बैरोसेप्टर इफेक्ट किसको करता है तो ये डिक्रीज करता है कंप्लायंस ऑफ द वेन्स एंड
with sudden hemorrhages of the 2 liters blood, the most likely first response would be that is the baroreceptor reflex होगा. Fastest control of the blood pressure is achieved by that is the baroreceptor reflex, and a patient with the hemorrhage in RTA has unreportable BP. Receptors in the aortic and the carotid detect decreased partial oxygen mobility. अच्छा नेक्स्ट देखिए रास मैकेनिज्म से रिलेटेड पूछा है यदि तो फॉल्ट इन रिस्पांसिबल फॉर द लॉन्ग टर्म कंट्रोल आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही आप लोगों को कोई इशू है अच्छा 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 देखिए यहाँ पे रास मैकेनिज्म से रिलेटेड था और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ द हाइपरटेंशन दैट इज द रास मैकेनिज्म ठीक है तो ये आपके पास रेनिन एंजियोटेंसिन जो है वो सिस्टम आता है जो कि मेंटेन करता है लॉन्ग टर्म के लिए maximum feedback gain in the controlling of the blood pressure by which of the following that is the RAS mechanism तो मतलब ये जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा तो वो रास मैकेनिज्म आएगा ठीक है फिर आपसे पूछा था कि सेमी कॉन्शियस पेशेंट हैज रैपिड थ्रेडी पल्स एंड calm and cold skin with the mean arterial pressure 50 this condition is shock which will be maximum benefit of the patient that is the brain ischemic response होगा Then आपसे पूछा है कि patient unconscious and half hours after accident is brought to the hospital look pale and cold and clammy pulse rapid and thready मिलेंगे आपको mean arterial pressure जो है वो below 60 मिलेगा which will provide rapid response that is the CNS ischemic response होगा a man present to the ER after the 1 hour's severe hemorrhages on examination 60 to 40 pulse and cold clammy skin मैकेनिज्म आपके पास यहाँ पे एक्टिव होगा स्टेज कौन सा होगा तो ये मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा जब आप ये बीपी का निकालोगे ना 40-60 आपके पास बीपी है तो जो इसका मीन आर्टीरियल प्रेशर होगा वो बिलो 60 होगा तो इसलिए आपके पास जो है वो सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा फिर आपके पास है कि ड्यूरिंग शॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है तो ये आपके पास सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स होता है एंड अ पेशेंट अंडरगोस shock like state and which of the following will be activate that is the CNS ischemic response है जो कि activate हो जाता है patient has accident and BP less than 60 which effect in the most pronounced that is the CNS ischemic response है जो कि आपके पास यहाँ पे activate हो जाता है अच्छा नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पे पूछा हुआ है कि पेशेंट वाज ब्रॉट टू द ईआर इन द स्टेट ऑफ द मैसिव हेमरेजेस बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा एंड लीडेड हाइपोटेंशन बैरोसेप्टर कंपनसेशन आपके पास लीड करेगी जो कि डिक्रीज वेनस कंप्लायंस कराता है यहाँ पे फिर आपसे पूछा हुआ है कि लाइक पर्सन हैड blood which causes the decrease mean arterial pressure and from 100 to 70 and most likely change would be that is the increase cardiac sympathetic efferent activity rate जो कि आपके पास यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी अब बेसिकली यहाँ पे जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो कम है तो उसके लिए आपके पास क्या होगा कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को आप इंक्रीज करोगे जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है उसको आप डिक्रीज कर देते हो तो ये चीज आपके पास इसमें होता है ठीक है क्योंकि सिंपैथेटिक ने हार्ट रेट इंक्रीज करना है उसने कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज करानी है कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करना है तो इसीलिए वो आपके पास इंक्रीज करेगी BP recording for two males hypertensive with the reading of the 180 and 110 and normotensive with the 120/80. If a 10 millimeter hydrogram is added in the mean BP of the both, how will response to the hypertensive patient vary from the normal? अब इसमें क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल पेशेंट के अंदर उसका 10% जो है वो आप इंक्रीज करते हो तो वो 130 और 90 हो जाएगा ठीक है बट अगर आप जो हाइपरटेंसिव पेशेंट था उसका बीपी इंक्रीज करते हो तो वो 190 और 120 हो जाता है उसका तो फिर क्या होगा कि आपके पास रिस्पॉन्स क्या होगा हाइपरटेंसिव पेशेंट का पूछा हुआ है तो हाइपरटेंसिव में क्या होगा कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी उसने क्या करना है उसने बीपी को डिक्रीज करना है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ने तो ये बेसिकली आपके पास इसके अंदर होगा यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है देखो आपके पास हाइपरटेंसिव पेशेंट है जो कि बैरल रिसेप्टर जो है वो अडॉप्ट करेगा हाई प्रेशर को जब प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो बैरल रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे ठीक है तो वो फायर कम करेंगे और प्रेशर जो है वो परसिस्टेंट आपके पास हाई मिल रहा है तो चेंज जो आपके पास स्मॉल चेंज आएगा जब आप 10% उसमें 10 मिलीग्राम जो है आप इसमें ऐड करते हो ठीक है तो फिर आपके पास बैरल रिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट करेगा चेंज आया है ठीक है मतलब इंक्रीज किया बीपी तो फायरिंग जो है वो आपके पास स्टार्ट होगी तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी हाइपरटेंसिव के अंदर
वो इंक्रीज़ कर जाएगी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तो फिर ये आपके पास जो है ये नॉर्मोटेंसिव पेशेंट के अंदर क्या होता है जब आप 10% इसमें इंक्रीज़ करते हो, तो वो नॉर्मल लिमिट्स के अंदर इंक्रीज़ किया है। तो सो बेरर रिसेप्टर जो है वो फायर नहीं करेंगे और वो आपके पास ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ ही रहेगा। ठीक है? मैं दोबारा समझा देती हूँ। जब आप किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट का जो है वो ऑलरेडी बीपी इंक्रीज़ है और आप उसमें जो है वो 10% इंक्रीज़ करोगे, तो उसमें आपके पास जो बैरर रिसेप्टर जो है, वो फायरिंग स्टार्ट कर देंगे कि भई इसमें बीपी के अंदर चेंज आ गया है और आप उसको फायरिंग स्टार्ट कर दोगे कि भई इसका बीपी कंट्रोल करो। तो वो उसमें क्या करोगे कि जब बीपी इंक्रीज़ है तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करोगे ना उसके अंदर। तो वो आपके पास बीपी को डिक्रीज़ करेगी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। दूसरी दूसरी तरफ अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पे एक नॉर्मोटेंसिव पेशेंट था जिसका 120 और 80 बीपी था, ठीक है? तो अगर आप उसमें 10% इंक्रीज़ करते हो तो ये नॉर्मल लिमिट्स पे आपके पास जो है वो बीपी इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। तो फिर बैरोरिसेप्टर जो है वो फायर नहीं करते और वो जो है वो बीपी इंक्रीज़ ही रहता है। ठीक है? क्लियर है ये चीज़ अब? हमने 2 पेशेंट्स को देखा था। अच्छा, अब देखो फिर आपके पास यहाँ पे पॉलीआर्थराइटिस नोडुलर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो भई कौन-सी है ये आपके पास कास्ट कराती है पेन के अंदर, तो ये फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है इसके अंदर, ठीक है? अब एक लार्ज वेस्कुलाइटिस होती है, कुछ मीडियम साइज़ होती हैं और कुछ ये आपके पास स्मॉल साइज़ वेस्कुलाइटिस होती हैं, ठीक है? ये वेसल्स की बात कर रहा है कि मतलब लार्ज वेसल्स के अंदर कौन-सी होगी और जो मीडियम साइज़ हैं वेसल्स उनके अंदर कौन-सी डिज़ीज़ेज़ होती हैं और स्मॉल साइज़ के अंदर कौन-सी होती हैं। तो लार्ज वेसल्स में जायंट सेल्स बड़ी हैं, तो लार्ज से याद रखना जायंट, आर्टीरियल और टेम्पोरल होंगी जो कि इसके अंदर आपके पास मिलेंगी, ठीक है? इन्वॉल्व होती हैं। अब इसमें आपके पास मोस्टली ग्रैनुलोमाटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है, जो कि टेम्पोरल और ऑप्थेल्मिक आर्टरी की इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है? उन दोनों आर्टरीज़ को। अब इसमें आपके पास क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे क्या मिलता है कि आपके पास यहाँ पे थ्रोपिंग हेडेक मिलता है, जो कि यूनिलैटरल होता है, जॉ क्लॉडिकेशन मिलेगी। दूसरा आपके पास इसमें इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस मिलेगी। वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है वो ओकलूजन की वजह से होती है, जो कि ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है? अगर आर्टरी डैमेज हो जाएगी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। फिर आपके पास इसमें पॉलीमायल्जिया जो है वो रूमेटिक आपको मिलेगा और दूसरा जो है यहाँ पे आपके पास टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी आप इसमें डायग्नोसिस पे करा सकते हो। फिर आपके पास एक और डिज़ीज़ है जो कि टाकायासु आर्थराइटिस है, जो कि आपके पास पल्सलेस डिज़ीज़ होती है। इसमें आपके पास जो पल्सेस हैं, अपर एक्सट्रिमिटीज़ की वो वीक हो जाती हैं, ठीक है? तो ग्रैनुलोमा जो आपके पास इसमें मिलता है वो थिक होता है और वो एओर्टिक आर्च जो होता है उसको नैरो कर देता है। ठीक है? जब उसको नैरो कर देगा तो ये प्रॉक्सिमल ग्रेट वेसल्स को तो उसकी वज़ह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और जब वो ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो ये बेसिकली आपके पास अपर एक्सट्रिमिटी के ऊपर आपके पास यहाँ पे जो है वो वीक पल्सेस आपको मिलेंगे। देन मीडियम साइज़ वेसल्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास पॉलीआर्थराइटिस नोडुलर इसको आप पैन बोलते हो। ये टिपिकली इन्वॉल्व करती है रीनल और विसरल वेसल्स को इन्वॉल्व कर रही होती है और पल्मोनरी आर्टरीज़ को बचा देती है, ठीक है? उसको स्पेयर कर देती है। उनको नहीं इन्वॉल्व करती। हेपेटाइटिस बी इसमें सीरो पॉज़िटिविटी मिलती है। उनके पेशेंट के अंदर आपके पास मोस्टली काज़ कराती है और कवास्की जो डिज़ीज़ होती है ये सेल्फ लिमिटिंग डिज़ीज़ होती है। इसका एक निमोनिक है जो कि क्रैश निमोनिक आपने याद रखना है। इसको आप म्यूकोक्यूटेनियस नोड जो है वो सिंड्रोम भी बोलते हो और जो इसमें क्रैश निमोनिक था वो आपने याद रखना सी से कंजक्टिवा, आर से जो आपके पास इसमें जो आपके पास यहाँ पे जो कंडीशंस थी क्रैश से रिलेटेड तो उसमें याद रखना है कि कंजक्टिवा उसके अलावा फीवर, हेमरेजेस मिलेंगे, हैंड और फीट के जो है वो एडिमास मिलेंगे। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी मिलती है, ओरल म्यूकोसा आपके पास इसमें मिलेगा, जो है वो रेडनेस मिलेगी, स्ट्रॉबेरी टंग मिलती है। ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पास इसके अंदर मिलेगी। दूसरा देखें मे डेवलप कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म एंड थ्रोम्बोसिस और रप्चर कैन कॉज डेथ। अगर आपके पास कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म हो जाए इसमें, ये डेवलप कर सकती है, ठीक है? दूसरा थ्रोम्बस आपको मिलेगा, अगर थ्रोम्बस जो है वो रप्चर हो जाए या फिर आर्टरी को ब्लॉक कर दे, तो ये डेथ कॉज़ करा सकता है, ठीक है? ये कवास्की डिज़ीज़ में आपने याद रखना है। फिर आपके पास है स्मॉल साइज़ जो कि एनका एनका पॉज़िटिव होती है, सी एनका और पी एनका। अब जो सी एनका ये वेगनर ग्रैनुलोमाटोसिस डिज़ीज़ के अंदर आपको मिलेगा और पी एनका जो है ये ड्रग स्ट्रासस जो सिंड्रोम होता है या माइक्रोस्कोपिक पॉलीएजिनाइटिस के अंदर आपको मिलेगा। अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलीआर्थराइटिस नोडुलर डायग्नोसिस क्या होगी? फिब्रिनोइड नेक्रोसिस होगी। वेगनर्स ग्रैनुलोमस ग्लोमेरुलस वेस्कुलाइटिस जो होती है मोस्टली डायग्नोस करती हैं फीचर तो वो फिब्रिनोइड नेक्रोसिस मिलती है, ठीक है?
फिर आपसे पूछा हुआ है कि माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस ऑफ द पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा वेस्कुलाइटिस इन द फीमेल, तो ये भी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलती है जो कि आर्टरीज के अंदर आपको मिलेगी। पीएन का ग्रेनुलोमाटोसिस जो वेस्कुलाइटिस है ये एसोसिएट करती है हेपेटाइटिस बी के साथ, एंड पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा जो है वो एसोसिएट करेगी हेप बी के साथ। एंटी न्यूट्रोफिल्स साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी एनका की बात करें, ये पॉजिटिव किस में मिलते हैं? वेस्कुलाइटिस के अंदर आपको पॉजिटिव मिलेंगे। सी एन का पॉजिटिव होता है, वेगनर ग्रेनुलोमाटोसिस के अंदर आपके पास पॉजिटिव मिलेगा। 6 years Japanese boy was brought to the ER with the severe chest pain while playing. On examination, severe conjunctivitis, edema of the lips, and he is suspected to have aortic aneurysm. What is the probable diagnosis? तो अब इसमें क्या होगा? आपके पास कवास्की डिजीज होगी। जो क्रैश निमोनिक है वो आपके पास इसमें टोटल काज करा रहा है, ठीक है? तो क्रैश में कंजक्टिविटिस आ जाता है। उसके अलावा रैशेस मिलते हैं। फिर आपके पास हैंड और फीट का एडिमा मिलेगा, स्ट्रॉबेरी टंग मिलती है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है इससे रिलेटेड। अब देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 9 months old Japanese boy brought to the ER with the conjunctivitis and edema of the lips and oral mucosa, cervical lymphadenopathy, aneurysm, most likely diagnosis क्या होगी? तो ये कवास्की डिजीज होगी। दूसरा आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक 55 years मेल प्रेजेंट विद द राइट साइडेड हेडेक एंड विजुअल डिस्टर्बेंस ऑन एग्जामिनेशन टेम्पोरल आर्टरी फिल्म एंड टेंडर एंड थस बायोप्साइज्ड। आपके पास जब इसमें बायोप्सी करते हो तो प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगी? तो जॉइंट सेल जो है वो आर्थराइटिस होगी। एक तो इसमें ये जो हेडेक मिल रहा है, थ्रोबिंग हेडेक इसमें होता है। दूसरा आर्टरी जो है ये टेम्पोरल और ऑप्थेल्मिक आर्टरी को इन्वॉल्व करता है। तो इससे आप इसको पिक करोगे, जॉइंट सेल जो है ये आर्थराइटिस है। नेक्स्ट देखिए आपके पास पूछा हुआ है कि इन एक्सरसाइज कार्डिक आउटपुट इज मेंटेन्ड बाय, दैट इज द इंक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी है जो कि कार्डिक आउटपुट मेंटेन करती है। अब जब एक्सरसाइज करते हो बॉडी के ऊपर क्या-क्या इफेक्ट आते हैं ये देख लें। तो इसमें आपके पास जो है वो सीवीएस के ऊपर जो सिस्टम है उसमें कौन-सी होती है और रिस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या-क्या इफेक्ट होता है। तो सीवीएस पे क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड फ्लो जो है वो आपके पास इसमें इंक्रीज करेगा। अब वो क्या करता है कि 2 तरह से कमांड देता है, एक सेंट्रल देता है, एक लोकल रिस्पॉन्स शो करता है। सेंट्रल में आपके पास सिम्पैथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज करेगा, पैरासिम्पैथेटिक को डिक्रीज कर देता है। तो जब सिम्पैथेटिक इंक्रीज करेगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी हार्ट की इंक्रीज हो रही है। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्ट्रियोल्स मिलेगी और टीपीआर डिक्रीज कर जाएगा। टोटल पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस थी वो कम हो जाएगी। ठीक है? तो पल्स प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा इसमें। दूसरा कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेन्स होगी तो उसकी वजह से वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। ठीक है? फिर लोकल रिस्पॉन्स जो देता है ये, इसमें क्या होता है कि आपके पास डायलेशन होती है जो कि मेटाबोलाइट्स की, तो वो चाक निमोनिक याद रखना है, जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन, एडिनोसिन, लैक्टेट और पोटेशियम आ जाते हैं जो कि लोकल रिस्पॉन्स देते हैं। डायलिटेशन ऑफ, जब स्केलेटल आर्ट्रियोल्स की डायलिटेशन होती है उसकी वजह से टीपीआर जो है वो डिक्रीज कर जाती है। फिर आपके पास है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम्स पे क्या-क्या इफेक्ट होता है, तो उसमें एक्सपायरेशन बढ़ जाती है। इंस्पायर आप कम करते हो, एक्सपायर आप ज़्यादा कर रहे होते हो, साँस चढ़ जाता है। ठीक है? देन एचपी आपके पास इसमें जो ऑक्सीजन कर्व है, शिफ्ट करेगा राइट साइड के ऊपर, बोहर इफेक्ट जिसको आप बोलते हो। एक्सरसाइजिंग मसल्स आपके पास इसमें क्या करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन की कंजम्पशन कर रहे होते हैं। साँस लेते हो तो ऑक्सीजन के थ्रू ले रहे होते हो। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करेंगे, ऑक्सीजन की कंजम्पशन करेंगे जब आप एक्सरसाइज करते हो। तो उसमें क्या होता है कि वेंटिलेशन रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है ऑक्सीजन की कंज़म्पशन से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन आपके पास होगी, ठीक है? तो एक्सरसाइज़ में कार्डिक आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब वो ज़्यादा होगा तो वीक्यू जो वेंटिलेशन जो परफ्यूजन रेशियो होती है, वो आपके पास एपेक्स ऑफ द लंग्स के जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। तो देखो जब वी क्यू है ना, तो वी वेंटिलेशन को शो करती है, क्यू ब्लड फ्लो को शो करती है। तो जब वेंटिलेशन अगर आपके पास ज़्यादा हो रही है, तो फिर आपके पास ब्लड फ्लो क्या होना चाहिए, उससे और ज़्यादा कम होना चाहिए, ठीक है? तो ये इस तरह से ये जब आप पल्मो पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। अभी मैं अगर आपको क्लियर भी करूँ तो आप लोगों को नहीं होना है, क्योंकि ये फिर एक वो अलग ही चली जाती है चीज़ें। तो ड्रॉ करके शायद आप लोगों को अच्छा समझ आ जाए। इसको वहाँ पे ही हम टच करेंगे। अभी फ़िलहाल ऊपर से मैंने आपको बता दिया है कि जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी वज़ह से वीक्यू रेशियो जो है वो आपके पास इंक्रीज़ कर जाएगी। जब वो ज़्यादा होगी तो उसकी वज़ह से एपेक्स ऑफ लंग जो है वो आपके पास मोर्स जो है वो यूनिफ़ॉर्म मिलेंगे आपको, ठीक है? ये आपने याद रखना है। पेशेंट विथ द लो कार्डिक आउटपुट
cardiac severe reserve is asked to perform an exercise tolerance test. Which of the following will be most likely observed? That is the failure of the cardiac output to raise the meet activity demands. ठीक है, अब इसमें क्या पूछा हुआ है कि अगर कार्डिक जो है वो रिजर्वायर अगर आपके पास कम हो जाए, ठीक है, तो फिर आप एक्सरसाइजिंग टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म कराते हो। ये जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं उनमें आप करा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि जब आपके पास आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि कार्डिक आउटपुट अगर आपके पास उसमें कम है पेशेंट में ना, तो फेल हो जाता है रेज़ टू मीट द एक्टिविटी डिमांड, मतलब जितना आपको चाहिए होता है, उतना आपके पास कार्डिक आउटपुट नहीं आ रहा होता है। तो फिर आपको पता चलता है कि इसमें जो ये एक्सरसाइज़ टॉलरेंस टेस्ट जो है ये पॉज़िटिव है, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिक्रीज ड्यूरिंग द मॉडरेट एक्सरसाइज दैट इज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपके पास इसमें होगी एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स दैट इज द इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, ठीक है। देन आपसे पूछा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काजेस हाइपरकैलेमिया, तो स्ट्रीनियस एक्सरसाइज में भी आपके पास हाइपरकैलेमिया मिलेगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा हुआ है कि अ मैन वर्किंग इन द वेल वेंटिलेटेड रूम स्टार्टिंग स्वेटिंग प्रोफ्यूजली ऑन एग्जामिनेशन वाज BP was high and pulse tachycardic and at the room temperature 26 डिग्री सेंटीग्रेड, मोस्ट लाइकली काज क्या होगा, तो ये एक्सरसाइज होगी। अब देखो एक वेल वेंटिलेटेड रूम है उसके अंदर फिर भी उसको पसीना आ रहा है और अगर किसी बंदे को तो फिर क्या मतलब हो सकता है जिसकी वजह से उसको स्वेटिंग हो रही है और रूम टेम्परेचर भी उसका 26 है, मतलब इतना ज्यादा हाई नहीं है, पल्स उसकी जो है वो हाई मिलेंगी, टेकिकार्डिया मिलेगा। तो इसका एक ही रीजन है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है वेल वेंटिलेटेड रूम के अंदर। अगर होता आपके पास कि नॉन वेंटिलेटेड रूम है, फिर भी आप सोचते कि उसको वेंटिलेशन नहीं मिल रही, तो मे बी हो सकता है उसको स्वेटिंग इस वजह से हो रही है, ठीक है। बट एक वेल वेंटिलेटेड रूम है और देन वो प्रोफ्यूज़ली स्वेट उसको प्रोफ्यूज़ हो रहा है और फिर जो है वो साथ में जो आपके पास रूम टेम्परेचर भी नॉर्मल है, तो फिर एक ही काज़ है कि वो एक्सरसाइज़ कर रहा है। Increase in the arterial pressure with the decrease in the TPR is due to the that is the exercise. तो एक्सरसाइज के अंदर आपके पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। After stress or exercise, what will be different in the left and right systolic and diastolic duration? That is the decreased diastolic and increased systolic आपको मिलता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव काज ऑफ द पर्सन फीलिंग एग्जॉस्टिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज, तो ये आपके पास इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से जो है उसको वो थकावट फील होती है, टायर्डनेस फील होती है, एग्जॉस्ट कर जाता है बंदा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसकी वजह से। फिर आपके पास क्या है कि एक्सरसाइज के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज करेगा, स्केलेटल मसल्स का जो है वो इंक्रीज करता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज द डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी की तरफ ब्लड कम जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन भी फील होती है। जब आप स्ट्रीनियस एक्सरसाइज करते हो तो लंबर पेन फील होती है, तो वहां पे ब्लड फ्लो कम हो जाने की वजह से आपको फील हो रही होती है, ठीक है। फिर आपके पास है कि इन एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इज इंक्रीज्ड टू विच ऑर्गन वाया स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम दैट इज द स्किन। तो स्किन एस से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो आपके पास होगी इसमें। Patient having increased right arterial pressure and increase systemic pressure and decrease venous resistance due to the exercise की वजह से आपके पास होते हैं and decrease mean arterial pressure and decrease resistance to venous return that is the exercise. Next आपसे पूछा है कि a person doing regular exercise, अच्छा नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अ पर्सन डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज व्हाट फैक्टर दिस कंडीशन इंक्रीज हिज रिस्पिरेटरी रेट दैट इज द प्रोप्रियोसेप्टर्स जो कि आपके पास इसमें इंक्रीज करेंगे। देन आपसे पूछा हुआ है कि इन एन एथलीट्स इज इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलर एक्सरसाइज ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्लड फ्लो इज ऑल जोन्स दैट ऑफ, तो ये जो जोन 3 है लंग्स का तो उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा हुआ है कि काज ऑफ द एडिमा इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दैट इज द इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है एंड लिम्फेटिक फ्लो जो है वो आपके पास डिक्रीज करेगा ड्यू टू द इंक्रीज इन द कैपिलरी हाई ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो फिल्ट्रेशन में इंक्रीज कर जाता है, ये सिर्फ आपके पास हार्ट के अंदर होता है। और जो ये कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर जो आपके पास इंक्रीज करेगा या ऑस्मोटिक क्लाइड प्रेशर जो ये इंक्रीज करता है, तो ये आपके पास सीएलडी वाला जो पेशेंट होता है उसमें एडिमा कॉज करा रहा होता है, हाइपोअल्बिनीमिया की वजह से कॉज करा रहा होता है, तो वो चीजें आपने उससे रिलेटेड याद रखनी है। बस सिर्फ हार्ट में आपके पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से होता है। 60 years old man, hypertensive and having ischemia, heart disease, develop pedal edema. What is the cause? That is the increased hydrostatic pressure.
Which of the following is the cause of the edema in the patient with the heart failure? That is the increased hydrostatic pressure. In congestive heart failure, edema results from that is the elevation of the capillary hydrostatic pressure and अगर आपके पास इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है मोस्ट कॉमनली कैन रिजल्ट इन द कार्डिक फेलियर के अंदर आपको मिलता है। फिर आपसे पूछा हुआ यहाँ पे लाइक वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द बेस्ट डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द pulmonary edema in the patients with the congestive heart failure that is the increase hydrostatic pressure है जो कि आपके पास यहाँ पे congestive heart failure के अंदर increase होने की वजह से edema cause कराता है। देन देखिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5 years old child with generalized edema proteinuria and 3.6 grams in the 24 hours most underlying mechanism of the edema is that is the decreased colloidal osmotic pressure है जो कि आपके पास यहाँ पे कम हो जाता है। 5 years old child develops proteinuria 3.5 grams and generalized and periorbital edema which of the following mechanism for the developed edema that is the decreased plasma colloidal osmotic pressure है जो कि आपके पास decrease होने की वजह से edema cause कराएगा। देन आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे लाइक 5 years old चाइल्ड है प्रेजेंटेड विद जनरलाइज्ड एडिमा इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस क्या होगी तो ये आपके पास यूरिन जो है वो प्रोटीन जो है वो यूरिन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक एडिमा को जो है वो डायग्नोज करने का तरीका है। ठीक है, आप उससे भी इसको चूज कर सकते हो कि एडिमा आपको मिलेगा। Most probable cause of the edema in the liver cirrhosis is due to the deficiency of that is the albumin. Albumin की deficiency की वजह से जो है वो cirrhosis वाले patient के अंदर आपको edema मिलता है। Adult with the generalized edema, urinary protein 6 grams damage to is done to तो ये आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है अगर वो डैमेज हो जाए उसकी वजह से आपके पास चाहिए एडिमा मिलेगा। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है कि इन केस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम द मोस्ट लाइकली काज ऑफ द एडिमा इज तो हाइपोप्रोटीनियूरिया है जो कि आपके पास प्रोटीनीमिया जो कि काज कराता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम दैट इज द हाइपोअल्बिनीमिया एंड अ चाइल्ड हु इज एपैथिक has edema and the skin lesions cause of the edema is decreased level क्या होगा तो ये आपके पास albumin होगा। 4 years old boy present with the periorbital edema mechanism of the edema is hypoalbuminemia and salt retentions ये आपके पास salt retention कराएगा और दूसरा hypoalbuminemia की वजह से edema cause करा रहा होता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पूछा मैं यहाँ पे लाइक प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन ओनली 1 minute। डॉक्टर साहिबा मैं आप सबको लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग बेफिक्र रहें, जैसे ही क्लास एंड होती है मैं आप लोगों के ग्रुप्स में लिंक शेयर कर देती हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखिए आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन ओनली मिनट amount because their filtration is opposed mainly that is the strong negative charges in the proteoglycans and basement membrane। तो होता क्या है कि जब आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन में नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल होते हैं तो ये रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो क्रॉस नहीं कर पाती प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो ये आपके पास इसके अंदर आता है। फिर आपके पास है कि अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो तभी तो ये प्रोटीन जो है वो क्रॉस कर लेती है इसको। An increased glomerular filtration rate by a drug is most likely increase hydrostatic pressure in the Bowman space, and if GFR increases, proximal tubular reabsorption of the salt and water will increase by which process that is called the glomerulotubular balance है जो कि आपके पास इसके अंदर होगा। The most likely contribution to this process would be that is an increase in the peritubular oncotic pressure। फिर आपसे पूछा हुआ है कि there is the very little protein in the glomerular filtration। This is because all serum proteins are too large to fit through the glomerular pores of the combination of the pore size and negative charge particle lining pores। तो इसमें आपके पास क्या है कि अगर आपके पास छोटी कोई प्रोटीन्स हैं तो वो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर्ड हो जाती हैं, बट अगर कोई लार्ज प्रोटीन्स होती हैं तो वो फिल्टर नहीं कर पाती। ठीक है, क्योंकि उनका साइज इंक्रीज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होती है जो कि उनको रिपेल कर रही होती है जो कि क्रॉस नहीं कर पाती ग्लोमेरुलस के थ्रू। फिर आपसे पूछा हुआ है कि लाइक फॉर्मेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल फ्लूइड इंक्रीजेस विद डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि इसमें डिक्रीज होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि ऑलरेडी ड्राउन्ड इन द वाटर शी वाज टेकन आउट एंड रिससिटेटेड डेवलप्स एआरडीएस एंड ये आपके पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की बात कर रहे हैं कि वो डेवलप हो जाएगा। मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म क्या होगा तो वो पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एडिमा की वजह से जो है वो उसको डिस्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 50 years old man known to have hepatoma developed a dependent edema with dilated abdominal walls and
वेन्स, द मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस पेशेंट इज द इन्फ्रा वेना केवा, जो कि आपके पास इसमें इन्वॉल्व होगा हेपेटोमा के अंदर। Which of the following factor do not cause increase in edema? आर्ट्रियोलर जो है वो कंस्ट्रिक्शन है जो कि आपके पास इसमें काज नहीं कराएंगे। देन आपके पास कुछ ये यहाँ पे शॉक के बारे में दिया हुआ है जो कि हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव और सेप्टिक शॉक, आप इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो और किस तरीके से आप इसमें एमसीक्यूज इनको पिक कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपके पास डिफरेंस बिटवीन द एनाफाइलेक्टिक और हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में पूछा जाता है, दैट इज द कार्डिक आउटपुट। हाइपोवोलेमिक शॉक में आपके पास कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर जाता है, वाइल एनाफाइलेक्टिक के अंदर आपके पास इंक्रीज करता है। इसको याद रखना है, ठीक है। अब एक तो ये हो गया। देन देखिए, आपके पास यहाँ पे पूछा हुआ है कि लाइक फीचर्स अगर आपने देखने हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या क्या होता है। हेमरेज की वजह से हो सकता है, डिहाइड्रेशन, बर्न्स की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो सकता है। तो जब ब्लड कम होगा या वो मतलब डिहाइड्रेटेड होगा पेशेंट, बर्न्स में भी आपके पास फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो वो हाइपोवोलेमिया कॉज कराता है, हाइपोवोलेमिक शॉक कराता है। कोल्ड क्लेमी स्किन मिलेगी, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो है वो आपके पास कम मिलेगा, कार्डिक आउटपुट कम होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है और सिस्टमिक जो मस्कुलर रेजिस्टेंस थी वो आपको ज्यादा मिलेगी हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाती है इसमें, ठीक है। देन कार्डियोजेनिक शॉक आता है, तो ये हार्ट वाली जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसमें कार्डियोजेनिक शॉक होता है, जैसे एक्यूट एमआई, हार्ट फेलियर, वल्वुलर डिस्फंक्शंस हो गया, रिदमियास वगैरह, उनके अंदर आपको मिलता है। अब इसमें कोल्ड क्लाइमेट स्किन मिलेगी और पल्मोनरी जो कैपिलरी वेज प्रेशर है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, बट कार्डिक आउटपुट डिक्रीज मिलता है, हार्ट रेट इंक्रीज मिलेगा और जो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज मिलेगी। ऑक्सीजन डिलीवरी आपके पास उसमें कम होती है, ठीक है, डिक्रीज होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है, कार्डिक टेम्पोनाड होता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, टेंशन, न्यूमोथेरेक्स की वजह से हो सकता है। अब इसमें कोल्ड क्लेम स्किन मिलती है और इसमें भी कैपिलरी जो वेज प्रेशर है वो आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो आपके पास डिक्रीज होती है। बट सेप्टिक शॉक में इसका अपोजिट है। अपोजिट कैसे? सेप्सिस की वजह से होता है सेप्टिक शॉक। इसमें पेशेंट की जो स्किन है वो आपको वार्म मिलती है, नॉट कोल्ड, ठीक है। देन पल्मोनरी जो वेज प्रेशर है, कैपिलरी प्रेशर, वो आपके पास डिक्रीज मिलता है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज मिलेगा, बाकी सब में डिक्रीज था, सिर्फ एक सेप्टिक शॉक है जिसके अंदर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है। हार्ट रेट आपके पास इंक्रीज मिलेगा, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस आपके पास डिक्रीज मिलेगी, बाकी सब में इंक्रीज थी, इसमें डिक्रीज होती है। ऑक्सीजन की डिलीवरी आपके पास इसमें ठीक होती है, मतलब उसको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, वो ठीक होती है यहाँ पे आपके पास। अब आपने न्यूरोजेनिक और सेप्टिक शॉक को अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपने देखना है कि न्यूरोजेनिक शॉक की बात की है, तो न्यूरोजेनिक ड्यू टू द लॉस ऑफ द वोसोमेटाटोन है, अगर वो लॉस हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, सिस्टमिक जो फीलिंग प्रेशर है अगर वो डिक्रीज कर जाए उसकी वजह से आपके पास जो है वो न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। तीसरा क्या होगा कि जब आरटीए होता है, आरटीए के अंदर जो ब्रेन की जो इंजरीज होती हैं, उनमें आपको न्यूरोजेनिक शॉक मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो कि अगर आरटीए हुआ है और आपके पास वहां पे वार्म एक्सट्रीमिटीज पूछी हुई है तो फिर आपने न्यूरोजेनिक शॉक को पिक करना है, नॉट सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक को कैसे आपने पिक करना है कि पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जो है इसमें आपके पास सेप्टिक शॉक में होता है, डीआईसी को लीड कर रहा होता है ये, और वेसोडाइलेशन, हाइपोटेंशन, ये दो फीचर आपके पास जब भी दे, वेसोडाइलेशन, दूसरा हाइपोटेंशन, आपने चुप करके सेप्टिक शॉक को पिक करना है, सेप्टिक शॉक इसमें मिलेगा। अब बात करते हैं जो कि आपके पास यहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक से रिलेटेड। ओल्ड पेशेंट है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, डेवलप किया उसने एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑन एग्जामिनेशन बीपी जो है वो लो मिलता है, ठीक है, टेकिकार्डिया मिलेगा, तो ये आपके पास हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर आपको मिलता है। वो आपके पास एक तो हेमरेज की वजह से हो सकता है, दूसरा डिहाइड्रेशन की वजह से, और बर्न पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। तो यहाँ पे ये जो बीपी लो हो रहा है, तो ये सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद उसका ब्लड लॉस हुआ है, तो उसकी वजह से ये हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर है। Best parameter for the fluid resuscitation in the hypovolemic shock, that is the increased urine output. अगर आपने चेक करना है कि भाई पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक से बाहर आ गया तो कार्डिक आउटपुट उसका इंक्रीज हो जाता है, सॉरी यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। अगर यूरिन आउटपुट उसका कम है तो मतलब अभी भी पेशेंट जो है वो शॉक के अंदर है, ठीक है।
फिर देखिए आपके पास है कि एनाफाइलेक्टिक शॉक डिफर्स फ्रॉम द हाइपोवोलेमिक शॉक दैट इज द इंक्रीज कार्डिक आउटपुट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल साइन डिफरेंशिएट सेप्टिसेमिक शॉक फ्रॉम द हाइपोवोलेमिक शॉक दैट इज द बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि सेप्टिक शॉक में वार्म एक्सट्रीमिटीज मिलती हैं और हाइपोवोलेमिक में कोल्ड और क्लेमी स्किन मिलती है। तो बॉडी टेम्परेचर का जो है वो फर्क आपको बताता है कि यहाँ पे कौन सा शॉक हो सकता है, ठीक है? तो ये आपके पास इसके अंदर आ जाता है। Myocardial infarction, which type of the shock is seen? That is the cardiogenic shock, and a patient after accident bruises on the thigh present to the in the ER on examination would is the wound is the foul smelling and the patient is hypotensive diagnosis क्या होगी? ये टॉक्सेमिक शॉक सिंड्रोम है जो कि आपके पास काज कराएगा और ये बेसिकली स्टेफ ऑरियस काज करा रहा होता है। फिर आपके पास है कि यंग बॉय develop fever, hypotension, and arrhythmia patches all over the trunk and limbs. Toxin really involved, that is the erythrogenic toxin है जो कि इसमें इन्वॉल्व होता है टॉक्सेमिक शॉक सिंड्रोम के अंदर या फिर स्कारलेट फीवर के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है? देन आपके पास है कि DIC is caused by that is the endotoxin shock and patient with the lacerated wound on the thigh 1 week before present smelling discharge from the wound on examination was he was hypotensive and tachycardic febrile. What is the likely diagnosis? That is the toxemic shock syndrome होगा, ठीक है? अब ये wound जो है उसकी वजह से आपके पास ये खराब हो रहा है उसका और ये जो डिस्चार्ज वगैरह आपको मिलता है फाउल स्मेलिंग मिल रही है तो ये शो कर रहा है कि टॉक्सेमिक शॉक सिंड्रोम है उस पेशेंट को, ठीक है? दूसरा फिब्राइल है और ये फीवर वगैरह टेकिकार्डिया हाइपोटेंशन ये शो करती हैं आपके पास टॉक्सेमिक शॉक है। देन देखिए आपके पास है कि 45 years a male presented to the ER with the fractures of the pelvic bone in the RTA with the shock. Most likely cause of the shock is तो ये आपके पास excessive blood loss होने की वजह से जो है वो शॉक में है पेशेंट, ठीक है? देन आपके पास है कि immediate management of the patient with the multiple pelvic fractures and blood loss and shock includes तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने IV फ्लूइड्स देने हैं। मतलब उसको जो हाइपोवोलीमिया हो रहा है तो आपने उसको जो है मतलब उसको प्रिवेंट करना है, उसको ठीक करना है, ठीक है? तो आपने पहले फ्रैक्चर्स को नहीं जोड़ने बैठ जाना कि भई फ्रैक्चर हो गए हैं, इसको मल्टीपल मैं पहले इसको ठीक करूँ, उस तब तक पेशेंट उठ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले आपने उसको जो है वो उसका हाइपोवोलीमिया मेंटेन करना है, जो उसका फ्लूइड लॉस हुआ है, तो उसकी वजह से ये ब्लड लॉस हुआ है, तो आपने उसको मेंटेन करना है। देन देखिए आपके पास है कि which of the following drug increase chronotropic and ionotropic effect of the heart that is the glucagon and then आपके पास है कि if heart after pumping were stopped to ensure the circulatory system becomes static the pressure measured in the rest of the body is mean systemic filling pressure है जो कि आपके पास इसमें मिलेगा, ठीक है? फिर आपके पास है कि 30 years old male brought to the emergency and state of the cardiogenic shock drug will be तो आप इसमें डोपामिन देते हो, ठीक है? डोपा डिब्यूटर सपोर्ट चलाते हो बेसिकली। देन आपके पास जब उसमें बीपी आना शुरू हो जाता है, अगर बीपी नहीं आ रहा पेशेंट का ना, तब आप सपोर्ट उसको दोनों देते हो। अगर बीपी आना शुरू हो जाता है, तो फिर आप उसको एक ही सपोर्ट के ऊपर चलाते हो। तो 50 years of the patient presented with the emergency department with the failing heart, which drug of choice should be given? That is the dopamine. A patient brought to the ER in the state of the shock, unrecordable BP with the heart failure. Which neurotransmitter should drug be given? That is the norepinephrine. आप इसमें देते हो, ठीक है? Which of the following is has the maximum cross sectional and surface area? तो कैपिलरीज है जिनका सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है और यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया आप इसको बोलते हो, ठीक है? क्योंकि जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं तो उनका जो है वो चेंज होना होता है तो वो कैपिलरीज के पास ही होना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आर्टरीज में अगर आपसे पूछा जाता है कि कितनी लेयर्स होती है तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। आउटर ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है बाहरी वाली लेयर, फिर मिडल में मीडिया होती है और इनर जो है ये आपके पास इसमें अच्छा ये करवाए हुए हैं नेक्स्ट डॉक्टर टाइम हमज़ा ने? पॉइंट करवा दीजिए। ये करवाए हुए हैं डॉक्टर हमज़ा ने? एक पॉइंट करवाया, लास्ट वाला रहता है अभी। ओके, ओके, लास्ट वाला फिर मैं करा देती हूँ। चलें लास्ट वाला कर लेते हैं। अच्छा 78 पॉइंट नंबर को देखें, इसमें आपके पास है कि द मेजर लाइपोप्रोटीन सोर्सेस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल यूज्ड इन द सेल्स इज़ तो ये आपके पास एलडीएल आता है, ठीक है? लो डेंसिटी ये लाइपोप्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब आपने याद रखना है कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हार्ट के लिए वो होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, बट जो लो डेंसिटी होता है इसको आपने याद रखना है लगती लानत से, ठीक है? तो ये बैड वाला होता है, ये हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो जब भी ये इंक्रीज़ करेगा तो मतलब आपको जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है?
अब इसमें देखो आपके पास क्या होता है कि लाइपोप्रोटीन्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द देयर डेंसिटीज इनटू द 5 मेजर क्लासेस। मतलब जितनी जिसकी थिकनेस है उसकी बेसिस के ऊपर आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ क्लासेस के अंदर, ठीक है? काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं जो कि डिलीवर करते हैं डायट्री ट्राइग्लिसराइड्स को, जो कि पेरिफेरल टिश्यूज को, ठीक है? और ये व्हाइट कलर की इसकी जो है वो एक मिलती है एक अपीयरेंस जो कि आपको मिल रही होती है। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि व्हाइट कलर जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है उसकी है कोलेस्ट्रॉल की, तो ये काइलोमाइक्रॉन्स देते हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से आपको मिलती है। अच्छा, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं जो कि डिलीवर करते हैं हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड्स को पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर। देन आपके पास इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स आ जाती हैं और फिर एलडीएल आ जाता है, ठीक है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो ये बैड होता है, इनेबल टू एक्सेस कोलेस्ट्रॉल टू बिल्ड अप द ब्लड। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बेसिकली आपके पास क्या करता है कि एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को जो है वो बैक टू द लिवर लेके जाता है और उसको एलिमिनेट कर देता है, हाई डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन्स होती हैं। अब इसीलिए आप इसको अच्छा बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा बनता है कोलेस्ट्रॉल, उस सारे को ये वापस बैक कहाँ भेजता है? लिवर की तरफ भेजता है, फिर एलिमिनेट करा देता है कि भाई बाहर चले जाओ, हमें नीड नहीं है, ठीक है? तो ये इसलिए अच्छा है। अब देखो लाइपोप्रोटीन विद द हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड्स दैट इज द काइलोमाइक्रॉन्स। सबसे पहले आप अगर ट्राइग्लिसराइड की बात की तो आपने काइलोमाइक्रॉन को पिक करना है। फिर वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, फिर एलडीएल को, फिर एचडीएल को। एचडीएल उसमें एंड पे आएगा। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं लाइपोप्रोटीन्स के साथ तो उसमें एलडीएल पहले, फिर वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, फिर एचडीएल, फिर काइलोमाइक्रॉन्स होगी। और इसी तरीके से आपके पास जो हाईएस्ट प्रोटीन होती है तो वो एचडीएल के अंदर होती है। देन आपके पास वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के अंदर और काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट देखिए आपके पास फॉस्फोलिपिड से रिलेटेड होती है तो उसमें एचडीएल, एलडीएल और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड काइलोमाइक्रॉन्स इनकी सेम है दोनों की ना। जब प्रोटीन और फॉस्फेट की बात करेंगे सीक्वेंस। अब 2 कंडीशंस होती हैं, एक फ़ेमिलियल हाइपरक्लोरेस्टिलेमिया होती है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप 1 और टाइप 2 आप बोल सकते हो इसको। तो जब टाइप ए है, टाइप 1 तो इसमें क्या होता है कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज़ जो है एपोसी जो एपीओ-सी जो 2 इसके रिसेप्टर्स हैं, इसमें आपके पास यहाँ पे तो ये आपके पास लाइपेज़ जो है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। रिसेप्टर्स की नहीं होती, इसमें लाइपोप्रोटीन लाइपेज़ की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी एंजाइम की। तो ये आपके पास क्या करेगा इंक्रीज़ काइलोमाइक्रॉन और ट्राइग्लिसराइड जो है वो इंक्रीज़ करा देगा। बट जो टाइप 2 होती है, उसके अंदर आपके पास जो है वो एलडीएल के जो रिसेप्टर्स हैं, उनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है वो बनना शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई मिलते हैं आपको, ठीक है, उसके अंदर। तो ये आपके पास इन टाइप 1 hyperlipidemia there is increased level of the chylomicrons and triglycerides and cholesterol. टाइप ए में आपके पास hyperlipidemia occurs due to the decreased protein lipase. Lipoprotein with the highest fractions of the protein that is the high density lipoproteins होती हैं and 56 years old executive after eating burger with fries get his lipid profile done and centrifuge plasma appearance milky white. ठीक है, अब ये किसकी बात कर रहे हैं? काइलोमाइक्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो ये मिल्की वाइट जो अपीयरेंस मिलती है ना बेसिकली, और वो बर्गर खाता था, ठीक है? तो ये बेसिकली आपके पास वो ट्राइग्लिसराइड्स इसमें मिलेंगे, काइलोमाइक्रॉन्स वगैरह आपको मिलेंगे, इसकी वजह से आपके पास होगा, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका इंक्रीज़ होगा। Which of the following is associated with the increased risk of the death in the cardiac patient with the positive family positive of the hyperlipidemia? तो ये एलडीएल है जो कि आपके पास इसमें रेस मिलेगा। देन आपके पास यहाँ पे पूछा हुआ है कि which lipoprotein is found in the abundant in the blood that is the HDL and lack of the LDL receptors occurs in the which type of the hyperlipidemia that is the type 2. Factor inhibiting fibrinolysis related to coronary artery diseases that is the LDLC. तो ये आपके पास इसके अंदर मिलेगी, ठीक है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ेज़ से रिलेटेड पूछ रहा है, तो उसमें एलडीएल जो है वो आपके पास ट्रेस मिलेगा। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन्स है तो आप पूछ सकते हैं। जी, क्लियर है? कोई टॉपिक में इश्यू नहीं है अभी इसमें? अगर ये खत्म हो गया आप लोगों का टॉपिक, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो फिर आप लोगों से थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने प्रिपेयर कैसे करना है एग्ज़ाम को और अब थोड़ा-सा स्मार्ट स्टडी करना शुरू कर दें, ठीक है? क्योंकि वो टाइम खत्म हो गया। क्रैश निमोनिक बता दो। ओके, ओके। क्रैश में देखो कंजंक्टिविटिस था, रैशेज़ थे
ए से एडिनोपैथी होती है, ठीक है? हैंड और फीट एडिमा मिलेगा आपको। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी टंग है, उसके अलावा एच से चाहिए आपके पास हैंड और फीट एडिमा मिलेगा। क्लियर है ये चीज़? ये आप लोग जो हमारा चैनल होता है जो व्हाट्सएप चैनल है और फेसबुक वाला ग्रुप है, उसमें भी मैंने सारे निमोनिक्स शेयर किए हुए हैं। आप वहाँ पे सर्च कर लो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। फिर भी मैं आप लोगों को ये क्रैश निमोनिक ये कवास्की डिज़ीज़ का था। कवास्की डिज़ीज़ म्यूको जो प्रोलिफरेटिव जो डिज़ीज़ थी म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड वाली, ठीक है? अच्छा स्मार्ट स्टडी का। अब देखो, हमने जो है वो टॉपिक सारे करने होते हैं बट आपने क्या करना है कि आपने टॉपिक को अब ये देखना है कि इसमें मेन चीज़ आपने क्या पिक करनी है और जब आप इस तरह से करोगे तो आपके पास जो है वो चीज़ें कंपाइल होना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? अब रफ़ी आपने हमारे साथ बहुत दफ़ा की है, हज़ार दफ़ा कराई है हम लोगों ने आप लोगों को, बट क्या होता है कि आप लोग भूल जाते हो, ठीक है? अब उसमें क्या करना है आप लोगों ने कि आपने इसको जो है ना रफ़ीउल्लाह को जब आप रीड देते हो तो इसके टेबल्स करो पहले उसके बाद नीचे वाले जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? अगर नहीं समझ आता, आप लोग हमारे पास ड्रॉप करो, मैं हूँ, डॉक्टर हमसा हैं, हम आपकी जो है वो क्यूरीज़ लेंगे, हम आप इसको सॉल्व कराएँगे, ठीक है? जब आप इस तरह से करोगे ना, आपको रफ़ी एक तो याद हो जाएगी, आपको एमसीक्यूज़ भूलेंगे नहीं और आपकी टिप्स पे जो है ना वो टेबल्स भी हो जाएँगे और साथ के साथ आपको पता भी होगा कि कौन से टेबल के अंदर क्या चीज़ पूछी हुई है, ठीक है? अगर आप इस तरह से चलते हो, रफ़ी आपको रट जाएगी। मैं नहीं कहती भूलेगी आपको ये। क्योंकि मैंने इसी तरीके से किया था, मैं पहले टेबल्स करती थी और ऊपर से ये जब टेबल्स और ये पॉइंट्स कर लेती थी, तो नीचे वालों को सॉल्व करने की कोशिश करती थी कि इसमें क्या पूछा हुआ है, मैंने क्या पॉइंट पिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास कोई इस तरह से ये अभी जो मैंने अभी आप लोगों को कराया है, जिसमें ये रिसेप्टर्स वगैरह इसमें इसके मिसिंग है, ठीक है? अगर देखो इसमें मैंने क्या पिक करना है, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? लाइक ये यहाँ पे 56 इयर्स ओल्ड एग्जीक्यूटिव जो है वो आफ्टर ईटिंग बर्गर तो ये इसमें क्या चीज़ मैं पिक करूँ? ठीक है? सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर क्या चीज़ मिलेगी? तो वो मिल्की व्हाइट अपीयरेंस है जिसको मैं पिक कर सकती हूँ काइलम माइक्रॉन्स के लिए। तो इस तरह से आपने चीज़ें पिक करनी है कि आप ऊपर से याद करो, नीचे उसको जाके सॉल्व करो तो चीज़ें आपको मतलब एक होता है ना कि किसी को सॉल्व करके याद होती हैं चीज़ें, तो इस तरह से आपको ये भूलती नहीं है रफ़ी। अगर आप इसको वैसे रीड देते रहो 10 दफ़ा दे दो, फिर भी भूल जाएगी। तो इस तरह से इसको लेके चलो। बाकी जिस टॉपिक पे आपको मतलब ग्रिप हो गई है अच्छी ग्रिप, उसको थोड़ा-सा अभी साइडलाइन कर दो। जिस टॉपिक पे आपको ग्रिप नहीं है उसको पकड़ो। उसको दोबारा रीड दो, नहीं समझ आता उसकी रिकॉर्डिंग्स के थ्रू करो। उसको वैसे आप करने की कोशिश करो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता, कोई क्यूरीज़ हैं, आप उसमें से मार्क कर लो उन चीज़ों को। जब क्लास होती है आप उसमें आके पूछो कि भई ये चीज़ हमें नहीं समझ आई, आप इसको करा दें। ठीक है? क्योंकि हम लोग आपको फैसिलिटेट करने के लिए आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, इसी बेसिस के ऊपर अच्छा आता है कि आप उसको जितना देते हो फ्रूट, तो उतना ही आपको मिलता है। अगर आप कम मेहनत करोगे तो कम फ्रूट मिलता है, ज़्यादा मेहनत करते हो तो ज़्यादा मिलता है, ठीक है? तो अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे एग्ज़ाम पास हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को अब कंपाइल करना शुरू करो और इन चीज़ों के नोट्स बनाओ कि भई कौन-सी चीज़ आपने कितनी-कितनी इसमें से उठानी है, कितनी चीज़ों को आपने जो है वो जैसे आर्टरीज़ हैं, लिम्फ नोड्स हैं, ये भूल जाती हैं। इनका एक पेपर के ऊपर लिख लो, जो मोस्टली आपके पेपर्स में आई हुई हैं, उनको ही उठा के आप चुप करके जो है ना वो रीड करो, रट्टा मारो। ठीक है? वो मैं शेयर कर देती हूँ। क्लियर है? अब इसको यहाँ पे एंड करते हैं हम। और अभी नमाज़ टाइम भी स्टार्ट हो गया आई थिंक सो आप सबका और प्रेयर्स में याद रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और इंशाल्लाह फिर कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।